हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नेटिव टाइटल है वुमेन्स काउंटर अटैक। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें इस ड्रामा की मेन लीड मेंग्यू को दिखाया जाता है, जिसको कोई फोन पर बता रहा होता है कि हमें लिंजिया के सारे पैसे मिल गए हैं। अब लिंजिया मेंग्यू को कॉल करती है जो कि इससे कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेंग्यू कहता है कि मजीद 10 मिलियन यॉन के इन्वेस्टमेंट का हमें नुकसान हो गया है, मैं तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। लिंजिया रोते हुए कहती है कि हम मिलकर मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन तुम प्लीज मुझे मत छोड़ो। मेंग्यू कहता है कि तुम ये सब कहना बंद कर दो। लिंजिया कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैंने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ खो दिया, अब मैं क्या करूंगी। ये सुनकर मेंग्यू कॉल काट देता है। लिंजिया सामने नहीं देखती जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। लिंजिया रोते हुए यही कह रही होती है कि प्लीज कोई मेरे बेबी को बचा ले। अब रोयन को दिखाया जाता है, इसको कोई अपनी आर्ट गैलरी आने के लिए कह रहा होता है। ये सुनकर रोयन बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। रोयन इसकी आर्ट गैलरी इसके न्यू डिजाइन देखने के लिए आ जाती है। ये इसके डिजाइन को देखने के बाद कहने लगती है कि तुमने कभी प्यार के बारे में बात नहीं की। तो ये कहने लगता है कि मेरे लिए शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दो लोग एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। रोयन कहती है कि शायद इसी वजह से तुम अभी तक सिंगल हो। ये कहने लगता है कि पास में एक लड़की थी जिसको मैं बहुत पसंद करता था। जब मैंने उसको प्रपोज करने का फैसला किया तो उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। मैंने उसको बचाने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उसे निकालने में कामयाब नहीं हो सका। जब उसे इमरजेंसी रूम में लाया गया तो उसकी सारी स्किन जल चुकी थी। वुयन चंग कहने लगता है कि उस टाइम पर उसको होश नहीं आया था, तो मैं उसके साथ ही रहा और मैं उससे बस यही बात कहे जा रहा था कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये कहते हुए वुयन चंग बहुत इमोशनल हो जाता है तो रोयन उसको हक करती है। अब मैं सी वुयन चंग को, जिसको लिंजिया पहले मेंग्यू कह रही थी, रोयन की फोटो दिखाती है। वुयन चंग कहता है कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो फिर मैं यहाँ से कब जाऊंगा। वुयन चंग ये काम नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन मिस ही इसको ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो फिर तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वुयन चंग कहते हैं लेकिन अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो फिर मैं इस सब से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। मिस ही कहती है कि तुमसे जैसा कहा जा रहा है तुम वैसा ही करो। वुयन चंग ये काम नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन मिस ही इसको बहुत टॉर्चर करती है। अब रोयन वेडिंग ड्रेस पहनकर वुयन चंग के पास आती है, बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं। अगली सुबह वुयन चंग जब काम पर जाने से पहले रोयन से मिल रहा होता है तो कोई इन दोनों की पिक्चर्स खींच लेता है और ये फोटोज लिंजिया ने ली होती हैं। लिंजिया अपने आप से कह रही होती है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। अब लिंजिया ने वुयन चंग के सामने वाला अपार्टमेंट ले लिया होता है। लिंजिया अपने स्कार्स को देखते हुए कहती है कि आज के बाद से मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। अब लिंजिया वुयन चंग की आर्ट गैलरी में आ जाती है। वुयन चंग इससे कहता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी गैलरी बंद हो चुकी है। लिंजिया कहती है कि क्या तुम चेयर चूज करने में मेरी मदद कर सकती, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन को ये तोहफे में देनी है। वुयन चंग इसके लिए मान जाता है। लिंजिया कहती है कि क्या तुम मेरे लिए इस चेयर पर बैठ सकते हो। वुयन चंग जब चेयर पर बैठ जाता है तो ये इसको टेप दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी गेम खेलना चाहती हूँ। वुयन चंग कहता है कि क्या मुझे कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो लिंजिया कहती है कि हाँ जरूर। इसके पास आते हुए इसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और इसको मेंग्यू कहकर बुलाती है। ये सुनते ही वुयन चंग हैरान हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम कौन हो। लिंजिया कहती है कि तुमने मुझे एक और रीजन दी है जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें वैसे मुझे इतनी आसानी से भूलना तो नहीं चाहिए था। वुयन चंग कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मुझे मार सकती हो। ये सब कुछ लिंजिया अभी सोच रही होती है। ये वुयन चंग की तस्वीर को देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। ये वुयन चंग की तस्वीर देखते हुए कहती है कि जिस तरह से तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, मैं भी तुम्हें उसी तरह से तकलीफ देकर मारूंगी। अब दिखाया जाता है कि वुयन चंग 2 मिलियन की एक पेंटिंग खरीद लेता है। इसके पास एक लड़की आती है जो कि इससे कहने लगती है कि तुमने 2 मिलियन यॉन की पेंटिंग खरीद ली, क्या तुम अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हो। तो ये कहने लगती है कि तुम अपनी वाइफ की कुछ ज्यादा ही केयर करते हो। तो वुयन चंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारी केयर नहीं करता। ये सुनकर ये लड़की कहने लगती है कि मैं वेन ज्वेलरी की इंफॉर्मेशन ले आई हूँ। ये देखकर वुयन चंग बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। अब इस लड़की के साथ वुयन चंग की फोटोज लिंजिया खींच लेती है। रोयन घर पर वुयन चंग का इंतजार कर रही होती है। वुयन चंग इसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है और इसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। ये देखकर रोयन मुस्कुराने लगती है और इससे कहती है कि तुम्हारा एक पार्सल आया है। वुयन चंग जब इस पार्सल को खोलता है तो इसके अंदर एक नोट पर ये लिखा होता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे। रोयन इससे पूछती है कि इसमें क्या है, तो वुयन चंग कहता है कि ये तो खाली है, शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। वुयन चंग इससे पूछता है कि क्या तुमने घर के लिए बटलर ढूंढ लिया है। रोयन कहती है कि मिस वांग ने मुझे रेकमेंड किया है, वो 2 दिनों में यहाँ पर आ जाएगी। ये सुनकर वुयन चंग ऊपर चला जाता है। अब डोरबेल बजती है। रोयन जब दरवाजा खोलती है तो बाहर लिंजिया होती है। रोयन
रोयन पूछती है कि तुम कौन हो, तो लिंशिया कहती है कि मुझे मिस वांग ने रिकमेंड किया है, मेरा नाम सुशन है। रोयन इसको अंदर आने के लिए कहती है। गोयन चंग किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे एक पार्सल मिला है, मुझे पता लगवाना है कि ये पार्सल मुझे किसने भेजा है। अब लिंशिया यहाँ पर एक पेंटिंग देखती है और रोयन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी अभी हुई है। तो रोयन इसको बताने लगती है कि मेरी और गोयन चंग की मुलाकात इस पेंटिंग की वजह से ही हुई थी। रोयन ये पेंटिंग खरीदना चाह रही होती है, लेकिन बॉस बताता है कि गोयन चंग ये पेंटिंग पहले ही खरीद चुका है। गोयन चंग कहता है कि तुम्हें ये पेंटिंग बहुत पसंद आई है तो तुम ये रख सकती हो। रोयन कहती है कि एक दूसरे से मिलने के कुछ देर बाद ही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसकी कहानी सुनकर लिंशिया मुस्कुरा रही होती है, तो रोयन कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। अब गोयन चंग यहाँ पर आता है, लिंशिया को देखता है लेकिन इसे पहचान नहीं पाता। गोयन चंग ने अपनी एक शर्ट डस्टबिन में फेंक दी होती है, जिसको लिंशिया निकाल देती है। अब रोयन की बर्थडे पार्टी पर इसकी फ्रेंड्स इसके लिए गिफ्ट्स लेकर आती हैं, लेकिन गलती से ड्रिंक रोयन के ड्रेस पर गिर जाती है। तो रोयन कहती है कि मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। रोयन जब अपना ड्रेस चेंज करने के बाद वापस आ रही होती है तो इसे वो शर्ट जो गोयन चंग ने डस्टबिन में फेंक दी होती है यहाँ पर दिखाई देती है। इस शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर रोयन हैरान हो रही होती है। रोयन को रियलाइज हो जाता है कि गोयन चंग इसे चीट कर रहा है। अब रोयन जब नीचे आ रही होती है तो ये सभी लड़कियों को बहुत गौर से देख रही होती है और कहती है कि वो कौन सी लड़की है जिसके साथ तुम मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। लिंशिया भी इन दोनों की बर्थडे पार्टी में तैयार होकर आ जाती है। इसे इस तरह से तैयार देखकर रोयन की फ्रेंड यिनफे को अच्छा नहीं लगता और ये इससे कहने लगती है कि ये तुम्हारे घर की बटलर है तो फिर ये इतना तैयार होकर बर्थडे पार्टी में क्यों आई है। ये लिंशिया को बहुत बातें सुना रही होती कि इसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। लिंशिया कहती है कि जब इस घर की ऑनर कुछ नहीं कह रही तो फिर तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो, क्या तुम अपने आप को इस घर की ऑनर समझती हो। ये सुनकर ये लिंशिया को मारने वाली होती है, लेकिन लिंशिया इसको रोक देती है और उल्टा इसके मुंह पर थप्पड़ लगा देती है। यिनफे बहुत गुस्से में से कहती है कि तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन रोयन इसे कहती है कि तुम गुस्सा मत करो और इसको ऊपर भेज देती है। और लिंशिया से भी कहती है कि बहुत जज्बात इसलिए तुम इसकी बातों को बुरा नहीं मनाना। लिंशिया कहती है कि मैंने इसकी बातों को बुरा नहीं मनाया, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा स्पेशल दिन खराब हो जाए। अब गोयन चंग रोयन को ये पेंटिंग गिफ्ट करता है और कहता है कि इसी पेंटिंग की वजह से तो हम दोनों की मुलाकात हुई थी। गोयन चंग कहता है कि तुम उस दिन एग्जीबिशन पर बहुत डिसअपॉइंट दिखाई दे रही थी कि इस पेंटिंग का दूसरा हिस्सा यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए जैसे ही मैंने इस पेंटिंग को ऑक्शन में देखा तो मैंने इसको तुम्हारे लिए खरीद लिया। सब लोग रोयन को देखकर बहुत रश कर रहे होते हैं कि इसका हस्बैंड इससे कितना प्यार करता है, लेकिन रोयन खुश दिखाई नहीं दे रही होती। लिंशिया कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, मुझे उम्मीद है कि तुम भी जो गिफ्ट अपने हस्बैंड को दोगी वो उसे सरप्राइज कर देगा। रोयन कहती है कि मैं अनाउंस करती हूँ कि मैं अपने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को बदल रही हूँ, मैं वैन ज्वेलरी के 1 बिलियन के एसेट अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सुनकर गोयन चंग बहुत खुश होता है, कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब सभी लोग जाते हुए रोयन से मिल रहे होते हैं। वेन चेन इससे माफी मांगती है कि मैंने जानबूझकर जूस तुम्हारे कपड़ों पर नहीं गिराया था। ये कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारा ड्रेस लॉन्ड्री के लिए भेज दूं। तो रोयन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। जब ये इससे मिल रही होती है तो ये कहती है कि इसी परफ्यूम की स्मेल गोयन चंग की शर्ट से आ रही थी, क्या कहीं ये दोनों मिलकर तो मुझे चीट नहीं कर रहे। वेन चेंग गोयन चंग की गैलरी में काम करती है। अब गोयन चंग किसी लड़की से बात कर रहा होता है, कहता है कि हमारा प्लान कामयाब रहा है, मैं सही वक्त देखते ही पैसे ट्रांसफर कर लूंगा। तो ये लड़की पूछती है कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है। गोयन चंग कहता है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हमें किसी से भी छुपना नहीं पड़ेगा। गोयन चंग यिनफे से मिल रहा होता है, इन दोनों की तस्वीर लिंशिया खींच लेती है। अब रोयन रोते हुए अपने आप से कह रही होती है कि अगर मैं उसको ब्लेम करूंगी तो मेरी शादी खराब हो जाएगी, इसीलिए पहले मुझे ये पता लगाना चाहिए कि असल में वो लड़की है कौन। आज वेन चेन ये लॉक खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतने में ही गोयन चंग यहाँ पर आ जाता है और इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। ये गोयन चंग को यहाँ पर देखकर घबरा जाती है। गोयन चंग इससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। गोयन चंग देखता है कि इसके हाथ में एक परफ्यूम होता है। ये कहता है कि तुम्हारे पास मेस्काओ का परफ्यूम क्या कर रहा है। ये कहती है कि मैं लॉक इसलिए खोल रही थी क्योंकि मुझे ये परफ्यूम उसकी जगह पर रखना है। गोयन चंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा। इतने में यहाँ पर रोयन आ जाती है। गोयन चंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रोयन कहती है कि मैं यहाँ पर वेंचन से मिलने के लिए आई हूँ। ये इसको अपने ड्रेस की ड्राई क्लीनिंग की स्लिप देती है। तो कहती है कि मैं आपको पैसे अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। गोयन चंग कहता है कि तुम दोनों बात करो, मुझे काम करना है। रोयन वेंचन से पूछती है कि मेरे हस्बैंड की शर्ट से तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही थी। तो वेंचन कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, कल सोफा देखने के लिए मिस गाओ यहाँ पर आई थी और ये परफ्यूम वही छोड़ गई थी। मुझसे ये परफ्यूम टूट गया था। मुझे डर था कि जब उन्हें मालूम होगा
होगा तो वो गुस्सा करेंगे, इसलिए मैंने टूटे परफ्यूम की जगह ये नया खरीद लिया। राशन इससे पूछती है कि तुम किस मिसगांव की बात कर रही हो। वेंचन कहती है कि वो गोंगटोंग बैंक की वाइस डायरेक्टर हैं। दूसरी तरफ घर पर लिंजिया गुयन चंग की फाइल्स चेक कर रही होती है। लिंजिया कहती है कि डॉक्यूमेंट्स तो रुयन की कंपनी के हैं, तो फिर गुयन चंग की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर होंगे। इसे यहाँ पर एक लॉकर दिखाई देता है। अब लिंजिया अननोन नंबर से रुयन को गुयन चंग की किसी लड़की के साथ पिक्चर भेज देती है। ये पिक्चर देखने के बाद ये बहुत गौर से अपनी बेस्ट फ्रेंड येनफे को देख रही होती है। येनफे इसको अपने इयरिंग्स दिखाते कहती है कि ये मेरा नया डिजाइन है, तुम्हें कैसा लगा। रुयन तो शौक में होती हुई बस हाँ में सर हिलाए जा रही होती है। येनफे के यहाँ से जाने के बाद रुयन पिक्चर को जूम करके इस लड़की के इयरिंग्स ही देख रही होती है और ये देख कर रुयन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। रुयन येनफे से कहती कि मुझे मालूम हो गया है कि मेरा हस्बैंड मुझे किस लड़की के साथ मिलकर धोखा दे रहा है। येनफे सुनकर घबरा जाती है, उससे पूछती है कि वो कौन है, तो रुयन कहती है कि वो लड़की हमेशा मेरे करीब ही रहती है। येनफे कहती है कि वो लिंजिया है ना, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। येनफे से पूछती है कि तुमने क्या सोचा है कि तुम उसके साथ कैसे डील करोगी। रुयन कहती है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। येनफे को बताती है कि आज मैं अपने यूशंग वाले स्टोर जा रही हूँ, मैं उन्हें इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो येनफे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उन पर नजर रखूंगी। रुयन येनफे से कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे एयरफोन्स मिल सकते हैं। येनफे इसको फौरन से अपने एयरफोन्स दे देती है। अब गुयन चंग रुयन को कॉल करकर कहने लगता है कि तुम अचानक बिजनेस ट्रिप पर क्यों जा रही, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तो रुयन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, बिजनेस के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। गुयन चंग इससे पूछता है कि तुम कब वापस आओगी, तो रुयन कहती है कि मैं कल वापस आऊंगी। अब रुयन अपने फोन से येनफे की लोकेशन देख रही होती है। रुयन ये देखकर बहुत ज्यादा शौक में होती है कि येनफे वाकई में ही गुयन चंग से मिलने के लिए इसके घर पर आ चुकी है। रुयन अब रोते हुए ऊपर आती है। गुयन चंग इसको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। रुयन इसके मुंह पर थप्पड़ मारते और उसको साइड पर करके रूम में चली जाती है। रुयन अपनी दोस्त येनफे को मारने लगती और कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया। गुयन चंग और येनफे मिलकर रुयन को ही पकड़ लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ रुयन सोच रही होती है। ये अपने आप से सवाल करती है कि मेरे अंदर इन दोनों का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं है। येनफे रोते हुए कहती है कि इस पूरी दुनिया में मैं गुयन चंग से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और येनफे मेरी वो दोस्त है जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। आखिर ये दोनों मुझे मिलकर धोखा क्यों दे रहे हैं। गुयन चंग येनफे से कह रहा होता है कि आइंदा मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ पर मत आना। ये येनफे को यहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। जैसे ये बाहर आता है तो रुयन को देखकर घबरा जाता है। गुयन चंग कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम वापस आ रही हो। ये सुनकर येनफे बहुत परेशान हो गई होती है कि अब मैं क्या करूंगी। रुयन बहुत शौक में होती है, कुछ कहे बगैर गुयन चंग से पीछे होती जा रही होती है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब येनफे को जब गुयन चंग की आवाज सुनाई देती है तो उसको मालूम हो जाता है कि रुयन को कुछ हो गया है, तो ये जल्दी से रुयन को देखने के लिए आती है। येनफे से पूछती है कि ये वापस क्यों आ गई, तो गुयन चंग कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। गुयन चंग कहते हैं कि हमें इसको ऊपर लेकर जाना होगा, लेकिन येनफे कहती है कि अगर ये उठ गई, इसने हमें साथ देख लिया तो फिर क्या होगा। येनफे इसको यहीं पर मारना चाह रही होती है, लेकिन गुयन चंग इसका ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अगर रुयन को कुछ हो गया तो प्राइम सस्पेक्ट मैं बनूंगा। ये येनफे से कहता है कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद येनफे यहाँ से चली जाती है। लिंजिया को भी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, तो ये जल्दी से रुयन को देखने के लिए ऊपर आती है। लिंजिया पूछती है कि इसको क्या हुआ है, तो गुयन चंग कहता है कि बेहोश हो गई है, मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब गुयन चंग रुयन को हॉस्पिटल लेकर आ गया होता है। डॉक्टर गुयन चंग को बताती है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये बात अब गुयन चंग जब रुयन को बताता है तो ये सुनकर ये खुश नहीं होती। अब गुयन चंग इससे पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई। रुयन कहती है कि कल रात मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं वापस घर आ गई। रुयन कहती है कि कल मैंने येनफे को घर पर देखा था, क्या कल वो घर आई थी। तो गुयन चंग कहता है कि हाँ, वो मुझे ये बताने के लिए आई थी कि तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो। रुयन कहती है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तो गुयन चंग कहता है कि अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं उससे दूर रहूंगा। मैं परफेक्ट हस्बैंड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुयन चंग की बातें सुनकर रुयन कंफ्यूज हो जाती है और अपने आप से कहती है कि क्या मैं कहीं कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रही। अब यहाँ पर रुयन से मिलने के लिए एक लड़का आता है। रुयन इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैंने जैसे ही सुना कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं फौरन तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आ गया। रुयन कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम कंपनी में सब कुछ संभाल लेना। इस लड़की का नाम शंग्यू
शेंग्यू होता है ये रुयन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शेंग्यू कहता है कि कोई तुम्हारी सही से टेक केयर नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। इसका इशारा गुयन चंग की तरफ होता है। ये सुनकर गुयन चंग को अच्छा नहीं लगता। शेंग्यू अब इसको गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। गुयन चंग शेंग्यू के पीछे आता और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और रुयन बचपन के दोस्त हो, लेकिन रुयन से तुम्हें थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। शेंग्यू कहता है कि तुम्हें रुयन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, वरना गुयन चंग कहता है कि वरना क्या तुम उसका ख्याल रखोगे। शेंग्यू इस बात का जवाब नहीं देता। गुयन चंग कहता है कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शेंग्यू कहता है कि ठीक है। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब वही बूढ़ी औरत जिसका नाम मिस यू है गुयन चंग को कॉल करके कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो गुयन चंग कहता है कि फिक्र नहीं करें, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मिस यू कहती है कि जिस चीज के बारे में तुमने मुझसे पहले कहा था वो मुझे मिल गई है। गुयन चंग सोच रहा होता है कि इसने मुझ पर शक करना कब शुरू किया। अब गुयन चंग अपने रूम में वापस आ जाता है और ये अपनी वार्डरोब चेक करने लगता है तो इसको वही शर्ट मिल जाती है जो उसने डस्टबिन में फेंक दी होती है। गुयन चंग कहता है कि ये शर्ट तो मैंने फेंक दी थी, तो फिर ये रुयन की वार्डरोब में क्या कर रही है। गुयन चंग इस शर्ट को देखते हुए कहता है कि शायद इसी वजह से रुयन अचानक वापस आ गई थी। अब ये अपने फोन में एक वीडियो देख रहा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद कहता है कि ये पर्सन जाना पहचाना लग रहा है। अब गुयन चंग लिंचा के पास आ जाता है और ये गौर से लिंचा को देख रहा होता है क्योंकि इसे ये शक होता है कि इस वीडियो में इसने जिस पर्सन को देखा है वो लिंचा है। लेकिन ये देखने के बाद गुयन चंग यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ आकर लिंचा का भी रूम चेक करता है लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलता। लिंचा किचन में होती तो गुयन चंग यहाँ पर आकर बैठ जाता और इससे इसके बारे में सवाल पूछने लगता है। गुयन चंग कहता है कि तुम यंग हो तो फिर तुमने ये जॉब सिलेक्ट क्यों की, क्या तुम वाकई में सिर्फ एक बटलर बनना चाहती हो। लिंचा कहती है कि हर लड़की जल्द से जल्द कामयाब होना चाहती है, लेकिन ये तो अपॉर्चुनिटी और चांस पर डिपेंड करता है। ये सुनकर गुयन चंग लिंचा के करीब आ जाता है लेकिन लिंचा इससे कहती है कि ये सब ठीक नहीं है। गुयन चंग लिंचा को जो स्कार होता है वो देख लेता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। इतने में ही डोरबेल बजने लगती है तो लिंचा दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। गुयन चंग लिंचा को देखते हुए ये कह रहा होता है कि आखिर इसका क्या सीक्रेट है। गुयन चंग से मिलने के लिए यनफे आई होती है। गुयन चंग यनफे को लेकर बाहर चला जाता है। गुयन चंग कहता है कि तुम यहाँ पर दोबारा क्या कर रही हो। यनफे कहती है कि ये बात मत भूलो कि अगर मैं तुम्हारा साथ ना देती तो रुयन कभी भी तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने सारे पैसे ना देती। गुयन चंग कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ केयरफुल रहने के लिए कह रहा हूँ। यनफे कहती है कि तुम सारे पैसे ट्रांसफर करके मेरे साथ कब जाओगे। गुयन चंग कहता है कि 1 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। ये सुनकर यनफे का मूड ऑफ हो जाता है। गुयन चंग कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ यही बात करने के लिए आई थी। तो यनफे कहती है कि मेरा एक इयररिंग तुम्हारे रूम में गिर गया था। गुयन चंग कहता है कि ठीक है, वो मैं तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगा। लिंचा भी इनकी बातें सुन रही होती है। ये इयररिंग लिंचा के पास होता है। आज जब रुयन मीटिंग के लिए आती है तो यनफे इसको अपने नए डिजाइन के बारे में बताती है। रुयन कहती है कि ये डिजाइन तुमने चोरी किया है। यनफे कहती है कि इसको चोरी करना नहीं कहते बल्कि अच्छे डिजाइन से इंस्पिरेशन लेना कहते हैं। तुम्हें तो मुझे ये सिखाया था। रुयन कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी दूसरों का डिजाइन चोरी करना नहीं सिखाया। रुयन कहती है कि तुमने बहुत सारे दूसरों के डिजाइन कॉपी किए हैं और ये बात हमारी कंपनी के लिए किसी थ्रेट से कम नहीं है। यनफे कहती है कि तुम कहना क्या चाह रही हो। रुयन कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या सजा मिलेगी, इसकी अनाउंसमेंट बाद में हो जाएगी। ये कहकर रुयन यहाँ से चली जाती है। यनफे भी इसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मुझे इस तरह से मीटिंग में एम्बैरेस करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो रुयन कहती है कि मुझे डीडी ज्वेलरी ने लीगल नोटिस भेज दिया है। रुयन कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस प्लेजरिज्म के केस की वजह से कंपनी को कितना नुकसान होगा। यनफे कहती है कि तुम इसको कैसे डील करने वाली हो। रुयन कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यनफे कहती है कि तुम ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मैं बदल गई हूँ। क्या तुमने कभी मेरी परवाह की है? तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं अभी तक क्यों सिंगल हूँ। यनफे कहती है कि मुझे एक ऐसे आदमी से प्यार हो गया जिसके साथ मैं अपना रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर सकती। रुयन कहती है कि क्या वो मैरिड है। यनफे कहती है कि उसने मुझसे कहा है कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, बस प्यार करने की एक्टिंग करता है। वो जब भी मेरे साथ होता है तभी वो अपने आप को खुश महसूस करता है। रुयन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम किसी की फैमिली खराब क्यों करना चाहती हो। यनफे कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रुयन कहती है कि तुम खुद ही कह रही हो कि हम दोनों एक दूसरे को इतना टाइम से जानते हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी भी उस आदमी के बारे में नहीं बताया जिससे तुम प्यार करती हो। ये सुनकर यनफे गुस्सा हो जाती है। कहती है कि आज तुम्हें हो क्या गया है। हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ की हर चीज के बारे में बताऊं। अब शेंग्यू के यहाँ पर आने की वजह से यनफे यहाँ से चली जाती है कि रुयन को प्रॉपर्टी एग्रीमेंट दिखा रहा होता है। शेंग्यू कहता है कि गुयन चंग का यनफे के साथ अफेयर चल रहा है। रुयन कहती है कि मुझे मालूम है। ये सुनकर शेंग्यू कहता है कि फिर तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती। तो रुयन कहती है कि डिवोर्स लेना
इतना आसान नहीं है। शिंक्यू कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त और लॉयल होने की हैसियत से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब गुयन शिंग पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रोयन ने इससे ये अथॉरिटी ले ली होती है। अब इतने में इसको यनफे की कॉल आती है जो इसको बताती है कि आज रोयन ने क्या किया है। ये से पूछते है कि क्या रोयन को मालूम हो गया है। गुयन शिंग कहता है कि हाँ, उसे हमारे बारे में पता चल गया है। सामने वाले अपार्टमेंट से लिंजिया इसकी पिक्चर्स ले रही होती है। गुयन शिंग के साथ जो लड़का बैठा होता है, लिंजिया को याद आता है कि जब इसका कार एक्सीडेंट हुआ था तब भी इसने इसी को देखा था। गुयन शिंग जब घर आता है तो रोयन इससे पूछते कि क्या आज तुमने फंड्स ट्रांसफर किए थे। गुयन शिंग कहता है कि आज गैलरी में कुछ नए प्रोडक्ट्स आए थे, मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे इसलिए मैंने पैसे तुम्हारे कार्ड से ट्रांसफर करने चाहे, लेकिन आज मुझे पहली बार कार्ड ट्रांसफर लिमिट का नोटिफिकेशन मिला। रोयन कुछ कह नहीं रही होती। गुयन शिंग कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर करेंगे। रोयन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये कहकर रोयन ये शर्ट गुयन शिंग की तरफ फेंकती है। गुयन शिंग कहता है कि जब मैं कॉफी लेने के लिए लाइन में इंतजार कर रहा था तो किसी की मुझसे टक्कर हो गई थी। तुम जो सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। रोयन कहती है कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों की वजह से हो ना। गुयन शिंग सुनकर बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि क्या मुझे पैसों की जरूरत है। गुयन शिंग कहता है कि तुमसे मिलना मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रोयन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही मसरूफ हूँ, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया है, लेकिन तुम प्लीज मुझ पर भरोसा करो। ये सुनकर रोयन सोच रही होती है कि क्या मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। गुयन शिंग कहता है कि तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। ये सुनकर रोयन मुस्कुराती है। लिंजिया भी बाहर खड़ी इन दोनों को देख रही होती है और कहती है कि गुयन शिंग, तुम बातों के जरिए लोगों को फंसाना जानते हो। अब लिंजिया अपना गुस्सा निकालने के लिए गुयन शिंग के टूथब्रश से टॉयलेट साफ करती है और फिर टूथब्रश उसकी जगह पर वापस रख देती है। थोड़ी देर बाद ही गुयन शिंग टूथब्रश करने के लिए आ जाता है। लिंजिया को ये बात मालूम होती है कि गुयन शिंग अकेला नहीं है, बल्कि ये अपनी गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसको किसी की कॉल आती है जिसको ये बताती है कि मैंने रोयन के पैसे तो बचा लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये लोग कोई और चाल चलेंगे, इसलिए मुझे गुयन शिंग के फिंगरप्रिंट्स चाहिए ताकि मैं उसकी सेफ को अनलॉक कर सकूं। अब लिंजिया तैयार होकर गुयन शिंग के पास आ जाती है। ये गुयन शिंग से कहती है कि तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो गुयन शिंग कहता है कि हाँ। लिंजिया गुयन शिंग का मसाज कर रही होती है तो गुयन शिंग इससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम लुचंग से आई हो। लिंजिया कहती है कि हाँ, क्या आप कभी वहाँ पर गए हैं। गुयन शिंग कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका वहाँ पर सैलून था। गुयन शिंग इसको बता रहा होता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो लिंजिया कहती है कि फिर तुम लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ। गुयन शिंग कहता है कि उसकी डेथ हो गई थी। इसकी बात सुनकर लिंजिया को अपने एक्सीडेंट का टाइम याद आ रहा होता है। गुयन शिंग कहता है कि मैं उसका नाम कभी नहीं भूल सकता। अब इन दोनों को यहाँ पर रोयन भी देख लेती है। रोयन यहाँ पर आकर गुयन शिंग से कहती है कि तुम ऊपर चले जाओ। गुयन शिंग के यहाँ से जाने के बाद रोयन कहती है कि मिस वांग ने तुम्हें रिकमेंड किया था, इसलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझती थी, पर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। लिंजिया कहती है कि अगर आप उन फोटोज की बात कर रही हैं तो आप मेरी बॉस हैं और मुझे लगता है कि आपको इस बारे में मालूम होना चाहिए। रोयन कहती है कि बटर के तौर पर तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो, लेकिन तुम इस घर में जो भी सुनती हो या देखती हो उन चीजों को लेकर तुम कोई भी फैसला नहीं कर सकती। लिंजिया कहती है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने क्या देखा है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो पूछने की हिम्मत नहीं है। रोयन कहती है कि बस तुम अपने काम पर ध्यान दो और मुझे तुम्हारा ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इसको चेंज कर लो। ये कहकर रोयन यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह गुयन शिंग रोयन को बताता है कि मॉम यहाँ पर आ रही हैं। दूसरी तरफ लिंजिया शैंगलेट्स के साथ छेड़छाड़ कर रही होती है। रोयन इसे यहाँ पर देखकर कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। लिंजिया कहती है कि बहुत गंदे लग रहे थे, मैं सिर्फ डस्टिंग कर रही हूँ। अब रोयन जब दरवाजा खोलती है तो गुयन शिंग अपनी मॉम को लेकर आ जाता है और गुयन शिंग ने मिस यी को अपनी मॉम बनाया होता है। लिंजिया मिस यी को देखते हुए कह रही होती है कि तो आप सामने आ ही गई हैं। रोयन पूछ रही होती है कि आप अचानक यहाँ पर आ गई, तो मॉम कहती है कि जैसे ही गुयन शिंग ने मुझे गुड न्यूज सुनाई तो मैं फौरन तुमसे मिलने के लिए आ गई। लिंजिया को याद आता है कि मिस यी यही बहाना लगाकर इसके पास रहने के लिए आ गई थी। लिंजिया जो डायलॉग्स बोल रही होती है वही डायलॉग्स मिस यी बोल रही होती, क्योंकि इन्होंने लिंजिया से भी सेम यही बातें कही थी। रोयन मॉम से कह रही होती है कि मैं भी फैमिली की अच्छे से टेक केयर करना चाहती हूँ, लेकिन मसले पहले से बहुत बढ़ गए हैं। तो मॉम गुयन शिंग से कहने लगती है कि क्या तुमने रोयन को नाराज कर दिया है। गुयन शिंग कहता है कि मॉम मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मॉम गुयन शिंग से कहने लगती है लेकिन फिर भी अब तुम्हें रोयन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा और तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे इसका मूड खराब हो। गुयन शिंग कहता है कि फिक्र नहीं करे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब लिंजिया यहाँ पर आकर रोयन से कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी मदर इन लॉ तुमसे इतना प्यार करती हैं कि अगर कोई इन्हें देखे तो वो यही कहेगा कि ये तुम्हारी असली मदर हैं।
मिस ही लिंजिया को यहाँ पर देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है, उससे पूछती है कि ये कौन है। तो रुयन बताती है कि ये मेरे घर की नई बटलर है। मिस ही कहती है कि मिस वांग ने तुम्हारे घर पर एक यंग लड़की को क्यों भेज दिया। रुयन इस बात का जवाब नहीं देती, लेकिन मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढती हूँ। रुयन कहती है कि मॉम इसकी जरूरत नहीं है, मिस वांग ने मुझे अपनी बेटियों की तरह पाला, इसलिए वो जिसको भी रेकमेंड करेंगी मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। लिंजिया सप्लीमेंट्स लेकर अब किचन में आती है तो ये कहने लगती है कि मुझे इस बात पर तो यकीन नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं। मैं देखती हूँ कि आप ये सप्लीमेंट्स लेती हैं या नहीं। अब लिंजिया मिस ही और रुयन के लिए ये सप्लीमेंट्स लेकर आ जाती हैं। मिस ही कहती है कि ये तो रुयन के लिए, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। लिंजिया कहती है कि आप इतनी सुबह सुबह ये सप्लीमेंट्स लेकर रुयन के पास आई, आप भी थक गई होंगी, इसलिए आपको भी ये खा लेने चाहिए। रुयन भी अब मॉम को फोर्स करने लगती है। मॉम कहती है कि मैं तो पूरी हो गई हूँ, तो ये सप्लीमेंट्स अगर मैं ले भी लूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। ये कहकर मॉम ये सप्लीमेंट्स गोयन चंग को दे देती है, कहती है कि तुम खा लो। गोयन चंग ये खाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन मिस ये की वजह से इसको ये खाने पड़ते हैं। अब गोयन चंग वॉशरूम में आकर वॉमिट करने की कोशिश कर रहा होता है। ये मिस ये से पूछता है कि आपने इसमें क्या डाला है। मिस ये कहती है कि ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ ये काम है कि तुम्हें हर रोज ये सप्लीमेंट रुयन को देने हैं। 1 महीने बाद वो पागल हो जाएगी। गोयन चंग कहता है कि क्या ये आपका नया प्लान है। मिस ये कहते हैं कि अब चूंकि उसने एग्रीमेंट बदल दिया है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। गोयन चंग कहता है कि क्या ये करना जरूरी है। तो मिस ये कहती है कि अगर तुम केयरफुल रहते तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। मिस ये कहती है कि और मैं तुम्हें ये भी ऑर्डर दे रही हूँ कि कोई बहाना ढूंढ कर इस बटलर को भी यहाँ से निकालो। अब रुयन अपनी कंपनी में सो रही होती है तो शेंग्यू रुयन को ब्लैंकेट देता है तो इसकी आंख खुल जाती है। रुयन कहती है कि मुझे क्या हो गया है। शेंग्यू कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम अचानक यहाँ पर सो गई थी। शेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो रुयन कहती है कि हाँ, बस आज मुझे सुबह से नींद आ जा रही है। शेंग्यू कहता है कि फिर तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। अब लिंजिया किचन का नल बंद नहीं करती, जिसकी वजह से किचन में पानी भर जाता है। ये गोयन चंग से कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर सरप्राइज तैयार किया है। गोयन चंग जब वापस घर आता है तो घर की लाइट भी ऑन नहीं हो रही होती। ये रुयन और लिंजिया को आवाज दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब ये किचन में आता है तो पानी देखकर घबरा जाता है। गोयन चंग को वो वक्त याद आने लगता है जब इसको एक जगह पर बंद किया होता है और उस जगह पर भी ऐसे ही जमीन पर पानी होता है। ये पानी देखकर गोयन चंग ट्रॉमाटाइज हो जाता है। अब लिंजिया इसको मैंग्यू कहकर बुला रही होती है। ये सुनकर गोयन चंग और भी ज्यादा घबरा जाता है, कहने लगता है कि मैंने उसको नहीं मारा। चूंकि लिंजिया ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, इसीलिए गोयन चंग इसको पहचान नहीं पा रहा अभी तक। अब लिंजिया इसके पास आकर बैठ जाती है और गोयन चंग को वही पुराने वाली लिंजिया दिखाई दे रही होती है। लिंजिया इससे पूछती है कि तुमने किसको मारा है। गोयन चंग इसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता तो लिंजिया चिल्लाते हुए कहती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गोयन चंग कहता है कि उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। लिंजिया कहती है कि वो कौन लोग हैं। गोयन चंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम। इतने में ही यहाँ पर लाइट आ जाती है तो गोयन चंग लिंजिया से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो ये कहने लगती है कि मैं सुशन हूँ। गोयन चंग कहता है कि तुम मुझे इतना अच्छे से कैसे जानती हो। गोयन चंग को लिंजिया पर शक हो गया होता है। ये जबरदस्ती इसके स्कार्स देखता है तो इसको याद आता है कि लिंजिया की भी सारी स्किन जल गई थी उस कार एक्सीडेंट में। लिंजिया अब इसको मैंग्यू कहकर बुलाती और कहती है कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ ब्रेकअप किया था ना, ये सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। गोयन चंग कहता है कि तुम लिंजिया हो। लिंजिया ये सुनकर हंसने लगती है तो गोयन चंग कहता है कि तुम तो मर गई थी ना। इतने में लिंजिया नोटिस करती है कि रुयन वापस आ गई है। अब रुयन गोयन चंग को इस तरह से देखकर परेशान हो जाती है और इससे पूछती है कि गोयन चंग को क्या हुआ है। तो लिंजिया कहती है कि मुझे नहीं मालूम। अब गोयन चंग की जब हालत थोड़ी बेहतर होती है तो रुयन लिंजिया से पूछती है कि किचन में क्या हुआ था। तो लिंजिया माफी मांगती है कि मैं किचन का नल बंद करना भूल गई थी, पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था, मैं भी जाकर चेक कर लेती हूँ। गोयन चंग रुयन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। रुयन कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पानी गिरने की आवाज से प्रॉब्लम होती, लेकिन तुमने मुझे कभी भी इसके पीछे क्या कारण है नहीं बताया। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। ये सुनकर गोयन चंग कहता है कि जब मैं छोटा था और जब भी मैं कोई गलती किया करता था तो मेरे डैड मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया करते थे। उस कमरे में पानी लीक करता था। मैं उस कमरे में अकेला बहुत डरा हुआ महसूस किया करता था और मदद के लिए चिल्लाता था, लेकिन कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी मैं उन सब चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। गोयन चंग रुयन से कहता है कि सारी मेरी गलती है, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम प्लीज मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। रुयन कहती है कि अब सब ठीक है।
ये कहकर ये गुयन चंग को हक करती है। गुयन चंग लिंजिया के पास आकर कहता है कि तुम मेरे रास्ते की रुकावट हो और देखना मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। आज शेंगयू रुयन से इसकी कंपनी मिलने के लिए आता कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स भेजे हैं। ये देखकर रुयन बहुत खुश हो जाते। इसके साथ ही इसे मिस वांग यानी के शेंगयू की मॉम की कॉल आ जाती है। ये शेंगयू की मॉम को इन ड्राई फ्रूट्स के लिए थैंक्स बोल रही होती है। मिस वांग पूछती है कि क्या लिंजिया सही से काम कर रही है, तो रुयन कहती है कि हाँ। मिस वांग कहती है कि उसे चलने में प्रॉब्लम होती है लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। ये सुनकर रुयन बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि अगर ये सुशन नहीं है तो फिर जो मेरे घर पर काम करती है वो है कौन। अब रुयन को याद आता है कि कुछ दिनों पहले घर पर इलेक्ट्रीशियन आया हुआ था जो कि रुयन से कहता है कि आप लोगों ने पहले इस लाइट बल्ब को सही से फिक्स नहीं करवाया था लेकिन मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो रुयन बहुत हैरान होकर कहती है कि हमने तो ये फिक्स नहीं करवाया। तो ये कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके कुछ पेच ढीले हैं। ये बात तब तो रुयन को समझ में नहीं आई थी लेकिन अब इसको याद आता है कि इसने कुछ दिन पहले लिंजिया को ये लाइट बल्ब साफ करते हुए देखा था। अब लिंजिया को गुयन चंग का फिंगरप्रिंट मिल गया होता है जिसकी मदद से ये गुयन चंग के रूम में रखे हुए लॉकर को खोल लेती है। लिंजिया सेफ को अच्छे से देखती है और फिर कॉल पर किसी से कहने लगती है कि इस सेफ में गुयन चंग के बारे में कुछ भी नहीं है। अब रुयन जल्दी में वापस घर आती है और ये लिंजिया से पूछती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। लिंजिया कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी मालूम नहीं हुआ कि मेरा टारगेट तुम्हारा हस्बैंड है। रुयन इसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं दूंगी। लिंजिया कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी सक्सेसफुल लड़की अपने हस्बैंड की असलियत जानने के बावजूद इस शादी को चलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सबको सच्चाई मालूम हो। तुम सिर्फ एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इस शादी को चलाने की कोशिश कर रही हो। रुयन कहती है कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त काम से निकालती हूँ, अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ से चली जाओ। जाते हुए लिंजिया रुयन से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें ही धोखा दे रहा है। रुयन कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। लिंजिया यहाँ से जाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें ही चीट कर रहा है। तो रुयन कहती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। लिंजिया हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। रुयन को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये क्या कहना चाह रही थी। लिंजिया जब अपना सामान लेकर यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में इसको गुयन चंग मिल जाता है। गुयन चंग इसको कहता है कि क्या तुम्हें राइड चाहिए। ये बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। तो लिंजिया कहती है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, मैं जरूर वापस आऊंगी। गुयन चंग कहते कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कह के गुयन चंग यहाँ से चला जाता है। अब लिंजिया किसी से बात करते हुए कह रही होती है कि मुझे गुयन चंग के घर में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अभी मसला ये है कि रुयन को भी हम पर यकीन नहीं है। ये लड़की कहने लगती है कि मुझे कुछ मिला है। ये लिंजिया को एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि आपने गुयन चंग को रुयन के पैसे ट्रांसफर करने से रोक दिया है, इसीलिए वो कैश हासिल करने के लिए ज्वेलरी बेच रहा है। लिंजिया कहती है कि हम रुयन को एक और मौका देंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी इसे गुयन चंग के बारे में मालूम नहीं हुआ तो फिर हम रुयन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब गुयन चंग मिस यी के पास पैसे लेकर जाता तो मिस यी कहती है कि मैंने तुम्हें इससे ज्यादा का टारगेट दिया था। तो गुयन चंग कहता है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दें। तो मिस यी कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। ये सुनकर गुयन चंग रुयन को कॉल करता है और कहता है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। अब गुयन चंग मिस यी का लाया हुआ टॉनिक रुयन के लिए लेकर आता है। रुयन गुयन चंग से कहती है कि मैंने सुशन को काम से निकाल दिया है। गुयन चंग कुछ भी नहीं कहता तो रुयन कहती कि क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैंने उसको क्यों निकाला है। तो गुयन चंग कहता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम कोई भी फैसला ले सकती हो और वैसे भी अच्छा है कि अब हमें कोई दूसरा इंटरप्ट नहीं करेगा। रुयन ये टॉनिक पीना नहीं चाह रही होती, लेकिन गुयन चंग खुद रुयन को ये पिलाने लगता है। ये टॉनिक पीते ही रुयन सो जाती है। अब गुयन चंग रुयन की असली ज्वेलरी निकाल कर उसकी जगह पर नकली ज्वेलरी रख देता है। अब गुयन चंग को बार बार यनफे की कॉल आ जा रही होती है तो ये यनफे की कॉल उठा लेता है। यनफे ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, ये इसको अपने पास आने के लिए कह रही होती है। तो गुयन चंग कहता है कि ठीक है, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। अब रुयन की जब आँख खुलती है तो इसको लिंजिया की कॉल आ जाती है जो कि इससे कह रही होती है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिखाया क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो। तो रुयन कहती है कि तुम कौन हो। तो लिंजिया कहती है कि मैंने तुम्हें वो फोटोज भेजी थी और तुम्हारे हस्बैंड की वो शर्ट भी तुम्हें वापस की थी जो तुम्हारे हस्बैंड ने फेंक दी थी। रुयन कहती है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। तो लिंजिया कहती है कि मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम वहाँ पर आओ या ना आओ ये तुम्हारा फैसला होगा। ये कहकर लिंजिया कॉल बंद कर देती है। अब गुयन चंग यनफे को पिक करने के लिए यहाँ आता है। यनफे गुयन चंग को देखकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। इतने में 2 लड़कियाँ यनफे के पास आकर कहती हैं कि तुम हमारी दोस्त के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो। ये सुनकर यनफे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। गुयन चंग कहता है कि तुम लोगों को गलत
गलतफहमी हो रही है कई यनफे को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है। ये लड़कियां यनफे को यहाँ से जाने नहीं देती और जानबूझ के कहती हैं कि तुम वाकई में पागल हो जो उस बूढ़े आदमी को डेट कर रही हो। यनफे को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि गुयन चंग को बूढ़ा क्यों कह रही है। इन लड़कियों और यनफे का इसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। गुयन चंग इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही इस लड़की का बॉयफ्रेंड गुयन चंग के पास आ जाता है जो कि कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करने की। यहाँ पर कोई इनकी फोटोज भी खींच रहा होता है। इतने में यहाँ पर रुयन भी आ जाती है। ये देखती है कि गुयन चंग यनफे को यहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब देखकर रुयन बहुत अपसेट हो जाती है। गुयन चंग जब वापस घर आता है तो रुयन इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर गए थे। तो गुयन चंग कहता है कि मैं गैलरी गया था। रुयन रोते हुए अपने आप से कह रही होती कि गुयन चंग अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है। आज कंपनी में भी रुयन काफी अपसेट दिखाई दे रही होती तो शेंगी उससे पूछता है कि क्या तुम गुयन चंग से डिवोर्स लेने वाली हो। अगर तुम डिवोर्स ले रही हो तो फिर मैं तुम्हारा डिवोर्स लॉयर भी बन सकता हूँ। रुयन कहती कि मुझे अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो शेंगी कहता है कि फिर हम इस पर मिलकर काम करते हैं। रुयन शेंगी की इन बातों को मजाक में ही ले रही होती है। अब गुयन चंग अपने एक साथी को काट देते हुए कह रहा होता है कि इसके बारे में सी को मालूम नहीं होना चाहिए। ये हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम एक्टिंग करते हुए भूल गए हो कि असल में तुम कौन हो। गुयन चंग कहते हैं कि इतने साल ये काम करने के बाद मुझे ये तो क्लियर हो गया है कि सबको पैसे चाहिए। ये से कहते हैं कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 5 फिगर्स देने के लिए तैयार हूँ और ये पैसे उन पैसों से बहुत ज्यादा हैं जो तुम्हें मैं सी देती हैं। अब गुयन चंग का साथी जिसका नाम वेन है वो अपने गैंग को पैसे ट्रांसफर कर देता है। लिंचिया भी अब वेन को ही फॉलो कर रही होती है। अब वेन की गैंग इसके पास आते जो कि इसको बता रही होती है कि हमने इसको गोल्ड से एक्सचेंज करवा लिया है। लिंचिया यहाँ पर इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। लिंचिया कहती है कि इन्होंने उस ज्वेलरी के बदले गोल्ड खरीद लिया है। लिंचिया यहाँ से जाने लगती है तो वेन इसके सामने आ जाता है। वेन गुयन चंग को कॉल करके कहता है कि जो बटलर तुम्हारे घर पर काम किया करती थी वो भी मेरे पास है। गुयन चंग कहता है कि ठीक है फिर तुम उसको यहाँ पर ले आओ, मैं उसको खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब वेन ये गोल्ड और लिंचिया को यहाँ पर लेकर गुयन चंग के पास आ जाता है। गुयन चंग कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बस मैं सी को इस सब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ये सुनने के बाद वेन यहाँ से चला जाता है। अब लिंचिया जब अपने सामने गुयन चंग को देखती है तो ये डर जाती है। गुयन चंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही हो। मुझे ये भी मालूम है कि कल जिन लोगों के साथ मेरा झगड़ा हुआ था वो भी तुमने ही भेजे थे। लिंचिया कहते कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गुयन चंग लिंचिया का फोन तोड़ देता है, कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी शादी खराब करके क्या मिलेगा। लिंचिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है। लिंचिया कहती है कि तुम्हारी शादी मैंने खराब नहीं की। तो गुयन चंग कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो गलत था, इसीलिए मैं तुम्हें ये 30 मिलियन यौन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लिंचिया को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है तुम उसे पैसों से कंपनसेट नहीं कर सकते। गुयन चंग कहता है कि तुम्हें दोबारा एक नई जिंदगी मिली है, तुम्हें इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों पैचअप कर लेते हैं। ये सुनकर लिंचिया गुयन चंग के मुँह पर थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गुयन चंग कहता है कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इस काम को यहीं पर छोड़ दो। लिंचिया कहती है कि तुम मेरी बात भी कहीं पर लिख कर रख लो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जेल भिजवाऊंगी। गुयन चंग कहता है कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड यही रहने वाला है तो फिर तुम आज यहाँ से वापस नहीं जाओगी। अब गुयन चंग ने लिंचिया को यहाँ पर कैद कर लिया होता है। ये लिंचिया से कहता है कि जब सारा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। गुयन चंग के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर वेन आ जाता है और ये लिंचिया से कहता है कि अगर तुम मुझे गुयन चंग का राज बता दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लिंचिया कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। ये सुनकर वेन जबरदस्ती लिंचिया को कुछ पिला देता है। लिंचिया वेन से कहती कि क्या तुम फिर से मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो। लिंचिया कहती कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही गाड़ी में आग लगाई थी। ये सुनकर वेन हंसने लगता है, कहता है कि तुम अभी तक मरी नहीं हो। वेन लिंचिया की रस्सियां खोल देता है, कहता है कि मैं देखता हूँ कि क्या तुम इस कमरे से बाहर निकल पाती हो या नहीं। लिंचिया यहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन वेन इसको यहाँ से जाने नहीं दे रहा होता। इतने में ही इसको एक कॉल आ जाती है जिसको देखने के बाद ये लिंचिया से कहता है कि आज तुम बच गई, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर वेन यहाँ से चला जाता है। अब वेन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि रुयन की कंपनी में काम करती है।
वेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक नेकलेस गिफ्ट करता है तो ये कहने लगती है कि ये तो बहुत महंगा होगा। तो ये कहने लगता है कि तुमने 300,000 यॉन का गैप फिल करने में मेरी मदद की थी, इसलिए तुम ये गिफ्ट डिजर्व करती हो। इसने रोयन से ही अपनी सैलरी एडवांस में लेकर पैसे इसको दिए होते हैं। अब येनफे के घर पर इसी झगड़े की फोटोज आ जाती हैं। इन फोटोज के साथ वो इयरिंग भी होता है जो रोयन के घर पर येनफे से गिर गया था। ये देखकर येनफे थोड़ा परेशान हो जाती है। अब ये सांग को कॉल करती और पूछती है कि क्या डीजे ज्वेलरी ने हमें कोई लीगल नोटिस भेजा है। तो ये कहता है कि नहीं। कॉल बंद होते ही येनफे कहती है कि तो रोयन अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ रोयन कहती है कि लिंजिया के सामने आने के बाद ही मुझे गुयन चंग पर शक होना शुरू हुआ था। क्या कहीं वो अननोन नंबर से लिंजिया ही तो मुझे कॉल नहीं करती। रोयन सोच रही होती है कि लिंजिया का गुयन चंग से क्या ताल्लुक है। अब रोयन मिस वांग को कॉल करके पूछती है कि क्या आपके पास लिंजिया का एड्रेस है। अब इतने में येनफे यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और तुम यहाँ पर छुपी हो। तो रोयन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे छुपने की जरूरत है। येनफे रोयन से आकर कहती है कि अगर के पास सबको मालूम हो जाए कि वैन ग्रुप के सीईओ ने सिर्फ मुझे काम से निकालने के लिए एक झूठा लीगल नोटिस बनवाया है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। रोयन कहती है कि क्या ये काफी नहीं है कि मैंने तुम्हारे और गुयन चंग के अफेयर के बारे में बात नहीं की। येनफे कहती है कि तुम सारा बदला मुझसे क्यों ले रही हो, तुमने गुयन चंग को तो कुछ भी नहीं कहा। येनफे कहती है कि यहाँ तक कि तुमने मुझे मारने के लिए लोगों को भी हायर कर लिया। तो रोयन कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। येनफे कहने लगती है कि तुम और गुयन चंग दोनों पागल हो, तुम सिर्फ प्रिटेंड करती हो कि तुम बहुत अच्छी हो लेकिन असल में तुम ऐसी नहीं हो। येनफे गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे कहती हो कि मैंने तुम्हारी फैमिली खराब की है लेकिन असल में गुयन चंग से पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तुम हम दोनों के बीच आई हो। ये सुनकर रोयन बहुत हैरान होती है। येनफे कहती है कि पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन जब तुम मेरी बॉस बन गई तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे हम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मैं चाहे जितनी ही मेहनत क्यों ना कर लेती, मुझे हमेशा यही महसूस होता था जैसे मेरी मेहनत काफी नहीं है। उस टाइम पर मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत अपसेट थी, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मेरी बात सुनता। उसी टाइम पर मेरी मुलाकात गुयन चंग से हुई थी, मुझे गुयन चंग से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैं गुयन चंग से अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी डिटेल भी शेयर किया करती थी। उस वक्त मैं और गुयन चंग एक साथ बहुत खुश थे। येनफे कहती है कि एक दिन मैंने गुयन चंग को बताया कि तुमने मुझे वो पेंटिंग लाने के लिए कहा है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस पेंटिंग को कहाँ से लेकर आऊंगी। तो गुयन चंग ने मुझसे कहा कि मेरे एक दोस्त ने अभी वो पेंटिंग खरीदी है, मैं तुम्हारे लिए ये पेंटिंग अरेंज करवा सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से एग्जीबिशन वाले दिन मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और तुम्हारी और गुयन चंग की पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। येनफे रोयन से कहती कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम दोनों मिलने के बाद एक दूसरे से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें कभी भी एग्जीबिशन पर जाने नहीं देती। रोयन कहती कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं था, तुमने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि तुम गुयन चंग को पसंद करती हो। येनफे कहती है कि तुम हर चीज में मुझसे बेहतर हो, तुम अमीर भी हो और प्यारी भी, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ गुयन चंग था जिसको तुमने मुझसे छीन लिया। रोयन को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वह कहती है कि तुमने एक लड़की की खातिर हमारी 10 साल की दोस्ती को छोड़ दिया, मुझे तो सब के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा। तुम भी बाकी सब लोगों जैसी ही हो जिसको सिर्फ मेरे पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। येनफे कहती है कि जरूरी नहीं है कि हर बार तुम ही सही हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहकर येनफे चली जाती है। अब रोयन उसी जगह पर आती जहाँ पर इसकी और गुयन चंग की पहली बार मुलाकात हुई होती है। ऑनर कहती है कि जिस एग्जीबिशन का तुम जिक्र कर रही हो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये कुछ पुराने एग्जीबिशन के रिकॉर्ड हैं, तुम चेक कर सकती हो। रोयन जब इनको चेक करती है तो इसको मालूम होता है कि ये एग्जीबिशन गुयन चंग ने खुद अरेंज करवाई थी। रोयन कहती है कि तो फिर गुयन चंग शुरू से लेकर अब तक मुझसे झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ फेक था जो मुझे असली लगा करता था। अब रोयन सुशन से मिलने के लिए आ जाती है जिसको असल में मिस वांग ने रिकमेंड किया था। सुशन बताती कि उसने मुझे पैसे दिए थे। लेंचिया सुशन के पास आती है, कहती है कि अगर तुम मुझे रोयन के घर पर बटलर के तौर पर अपनी जगह काम करने दोगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी, इसके साथ साथ मैं तुम्हें हर महीने की सैलरी भी दूंगी। रोयन कहती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और नहीं मालूम। तो सुशन कहती है कि उसका नाम लिंजिया है। अब गुयन चंग लिंजिया के पास आता है, इससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर किसी और को मालूम हो गया कि तुम अभी तक जिंदा हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। गुयन चंग कहता है कि जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ वो लेकर तुम कहीं दूर चली जाओ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर गुयन चंग यहाँ से चला जाता है। अब येनफे गुयन चंग के पास आ जाती है। गुयन चंग की नजर इन तस्वीरों पर पड़ती है जो कि येनफे के हैंडबैग में होती हैं। गुयन चंग इन फोटोज को देखकर बहुत हैरान
हैरान हो रहा होता है और यनफे से पूछता है कि तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिली हैं। यनफे कहती है कि मुझे नहीं मालूम, ये मुझे किसी ने भेजी हैं। इन फोटोज के साथ मेरा वो इयरिंग भी था जो तुम्हारे घर पर गुम गया था। ये सुनकर गुयन चंग समझ जाता है कि ये सब कुछ लिंजिया ने किया है। गुयन चंग यनफे से कहता है कि क्या तुम रुहिन से मिलने के लिए गई थी? तो यनफे कहती है कि हाँ, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी तो मैं उससे बात करने के लिए गई थी और मैंने उसको हमारे बारे में बता दिया है। ये सुनकर गुयन चंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब इतने में गुयन चंग की असिस्टेंट आकर इसको बताती है कि शन यहाँ पर आई। तो गुयन चंग कहता है कि कौन शन? इसके असिस्टेंट बताती है कि मिस रुयन की असिस्टेंट। गुयन चंग अपनी असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसको पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाओ। गुयन चंग की असिस्टेंट जब यनफे को बाहर लेकर आती तो ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैं आपका बैग अंदर ही भूल आई हूँ। ये सुनकर यनफे गुयन चंग के ऑफिस का लॉक खुद ही खोल लेती है और इसकी असिस्टेंट भी पासवर्ड देख लेती है। गुयन चंग की असिस्टेंट यनफे को टैक्सी में बिठाते हुए इसके बैग में कुछ डालती है। शन गुयन चंग से कहती कि जो सोफा मैंने यहाँ से खरीदा था क्या मैं उसको वापस कर सकती हूँ? गुयन चंग कहता है कि क्या तुम्हें सोफा पसंद नहीं आया या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? तो शन कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है इसीलिए मैं उसको वापस करना चाह रही हूँ। गुयन चंग कहता है कि वैसे तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन चूंकि रुयन तुम पर बहुत भरोसा करती है तो मैं रुयन की खातिर ये सोफा वापस ले लेता हूँ। ये सुनकर शन बहुत खुश हो जाती है। गुयन चंग को थैंक्स बोलने के बाद यहाँ से चली जाती है। गुयन चंग वेन को कॉल करता कहने लगता है कि तुम्हें शन को इतना मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो रुयन के असिस्टेंट है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, कहीं तुम्हारी वजह से मेरा प्लान ना खराब हो जाए। वेन कहता है कि बहुत टाइम से तुम्हारा प्लान काम नहीं कर रहा। ये गुयन चंग को बताता है कि मुझे इस असिस्टेंट का दिल जीतने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया है। वेन गुयन चंग को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे 30 मिलियन यॉन नहीं दोगे तो मैं मिस ये को लिंजिया के बारे में बता दूंगा। गुयन चंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे उस लोन शार्क का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए जिससे लिंजिया ने ये पैसे बोरो किए हैं। वेन कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ रुयन लिंजिया से मिलने के लिए आती है। लिंजिया कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रुयन लिंजिया का बोर्ड देखकर घबरा रही होती है तो लिंजिया कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। रुयन कहती है कि तुम ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत कर रही थी, लेकिन आखिर तुम मेरी शादी क्यों खराब करना चाहती हो? लिंजिया कहती है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि मेरी मुलाकात गुयन चंग से कब हुई थी? लिंजिया कहती है कि 1 साल पहले मैं ऐसी दिखाई नहीं देती थी और गुयन चंग का नाम भी गुयन चंग नहीं था बल्कि मेंग्यू था। वो कॉस्मेटिक इक्विपमेंट का एक इन्वेस्टर था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि सब कुछ मुझे दिखाने के लिए क्रिएट किया गया है। लिंजिया कहती है कि ऑनलाइन हम दोनों ने बात करना शुरू की थी, फिर जब हम दोनों एक दूसरे से मिले तो हमें बहुत जल्द एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसके बाद गुयन चंग ने मुझे अपने स्टार्टअप बिजनेस में 30 मिलियन यॉन इन्वेस्ट करने के लिए कहा। मैंने अपना ब्यूटी सैलून गिरवी रखवा कर उसको सपोर्ट करने के लिए पैसे उसको दे दिए। पैसे मिलने के बाद गुयन चंग ने मुझसे अपना राब्ता खत्म कर दिया था। जब कोर्ट ने मेरे सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे गुयन चंग ने धोखा दिया है। रुयन कहती कि इसका मतलब कि तुम ये सब कुछ गुयन चंग से बदला लेने के लिए कर रही हो। रुयन कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तो लिंजिया स्कोप ने स्कार्स दिखाते हुए कहती है कि ये स्कार्स मुझे गुयन चंग की वजह से मिले और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कंपनसेट कर सकती हो। रुयन कहती है कि तुम भी झूठ का सहारा लेकर मेरे घर में आई थी तो फिर मैं तुम्हारी बातों का कैसे यकीन कर सकती हूँ। लिंजिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अजनबी इंसान की बात पर यकीन नहीं करोगी, तुम कभी भी ये बात नहीं मानोगी कि तुम्हारी शादी एक स्कैम है, इसलिए तुम्हारे घर में रहकर मैंने कोशिश की कि तुम गुयन चंग का असली चेहरा देख सको। रुयन कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी साइड की कहानी मालूम है, किसे मालूम कि तुम ये सब कुछ गुयन चंग को वापस हासिल करने के लिए कर रही हो। लिंजिया गुस्से में कहती है कि मुझे वो वापस नहीं चाहिए। लिंजिया रुयन से कहती है कि जो तुम्हारा बेबी है ये भी उसके प्लान का हिस्सा है, वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो तुम्हें अपने कंट्रोल में रख सके। लिंजिया कहती है कि हम दोनों सेम है, हमारे पास पैसे हैं और हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए हमें निशाना बनाना बहुत आसान है। रुयन कहती है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती। लिंजिया कहती है कि जब मैंने गुयन चंग को तलाश करने की कोशिश की तो उसके साथियों ने मेरा एक कार एक्सीडेंट करवा दिया। उस एक्सीडेंट में मेरी जान बहुत मुश्किल से बची थी। रुयन कहती है कि क्या ये सब कुछ झूठ है? गुयन चंग के दिल में मेरे लिए कभी भी कोई फीलिंग्स नहीं थी। लिंजिया कहती है कि गुयन चंग की सबसे
अमेजिंग बात ये है कि उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि कोई भी उस पर आसानी से यकीन कर सकता है। लिंजा कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहती हूँ कि आज जो मेरा प्रेजेंट है कल वो तुम्हारा फ्यूचर होगा। अब लिंजा ने जिनसे लोन लिया होता है वो इसके घर पर आ जाते हैं। लिंजा ली से कहती है कि आज मेरी गेस्ट आई हुई है तो हम पैसों के बारे में कल बात कर लेंगे। तो ये कहने लगता है कि मुझे जल्दी नहीं है, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रोयन कहती है कि तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। रोयन जल्दी से ली को पैसे ट्रांसफर कर देती है। पैसे लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। लिंजा कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी पैसे वापस कर दूंगी। रोयन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे इस सब से दूर रखो। मैंने फैसला किया है कि मैं गुयनचंग से डिवोर्स ले रही हूँ। रोयन वॉक करने के लिए बाहर आ जाती है। ये वॉक करते हुए अपने आप से कह रही होती है कि लिंजा सही कह रही थी, ये सब कुछ फेक है। अब गुयनचंग लिंजा के घर पर आता और इससे पूछता है कि तुमने आखिर रोयन को क्या बताया है। तो लिंजा कहती है कि वही सब कुछ बताया जो तुमने मेरे साथ किया था। ये सुनकर गुयनचंग को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो तो फिर मैं भी तुम्हारा मुकाबला करूंगा। लिंजा कहती है कि मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी। गुयनचंग कहता है कि तुम पागल हो गई हो। ये कहने के बाद ये यहाँ से चला जाता है। अब लिंजा को कॉल आती है कि गुयनचंग अपने रूम में नहीं है, तो क्या मैं उसके रूम में चली जाऊँ। लिंजा कहती है कि हाँ तुम्हें ये काम अभी करना होगा। अब गुयनचंग की असिस्टेंट इसके ऑफिस में आती है। यहाँ पर एक फाइल देकर ये कहने लगती है कि रोयन की कंपनी के एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन गुयनचंग के पास क्या कर रही है। ये गुयनचंग के ऑफिस में कैमरा छुपा देती है। अब शेंग्यू रोयन को कॉल कर रहा होता है लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा होता है, तो ये गुयनचंग को कॉल करके पूछता है कि रोयन को क्या हुआ है, वो अपना फोन नहीं उठा रही। गुयनचंग कहता है कि वो मेरे साथ नहीं है और ना ही मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर गई है। ये सुनकर शेंग्यू बहुत परेशान हो जाता है। शेंग्यू अब रोयन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है तो उसको याद आता है कि जब यूएस से वापस आया था तो रोयन अपने डैड की डेथ की वजह से बहुत अपसेट थी। रोयन इसको देखकर बहुत हैरान होती कहती है कि तुम तो यूएस में थे ना। तो शेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की डेथ की खबर सुनते ही फौरन यहाँ पर आ गया। रोयन कहती है कि मेरे डैड ने इस कंपनी को यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की है, मैं अब इस कंपनी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो शेंग्यू कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब यहाँ पर सेटल होकर तुम्हारी मदद करूंगा। रोयन कहती है लेकिन तुम्हारा वहाँ पर फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। शेंग्यू कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब चूँकि मैं वापस आ गया हूँ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शेंग्यू यही विश कर रहा होता है कि रोयन किसी सेफ जगह पर हो। कहा जाता है कि शेंग्यू एक दफा रोयन से मिलने के लिए आता है तो ये गुयनचंग के साथ अपने हनीमून की प्लानिंग कर रही होती है। शेंग्यू रोयन से पूछता है कि ये कौन है, तो रोयन उसको बताती है कि मैं और गुयनचंग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शेंग्यू इनको कंग्रेचुलेशंस कहता है लेकिन ये खुश दिखाई नहीं दे रहा होता। ये साइड पर आकर अपने रिंग को देखने लगता है क्योंकि ये रोयन को प्रपोज करने वाला था। अब शेंग्यू रोयन को ढूंढ लेता है लेकिन ये देखता है कि गुयनचंग पहले ही रोयन के पास पहुंच चुका है। गुयनचंग रोयन से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी छुपाया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। रोयन कहती है कि मुझे सब कुछ सच सच जानना है। गुयनचंग कहता है कि मैं और लिंजिया रिलेशनशिप में थे। लिंजिया स्टॉक ट्रेडिंग के साथ बहुत ऑब्सेस्ड थी। उसने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अपनी सारी सेविंग्स इस्तेमाल करने के साथ साथ अपना ब्यूटी सैलून भी खो दिया, यहाँ तक कि उसने मुझसे भी पैसे लिए थे। इस सारे प्रोसेस में वो लिंजिया नहीं रही थी जिसको मैं पसंद करता था, इसीलिए मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे ब्रेकअप किया तो वो अपनी जान ले लेगी। उसके बाद जब लिंजिया मुझसे मिलने के लिए आई तो उसका कार एक्सीडेंट हो गया। उस कार एक्सीडेंट में उसका सारा चेहरा खराब हो गया था और उसके बाद वो लिंजिया बन गई जिसको हम दोनों अब जानते हैं। रोयन ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि ये कहानी उस कहानी से बहुत मुख्तलिफ है जो मुझे लिंजिया ने सुनाई है। गुयनचंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो कर्जे में है और वो मुझसे पैसे मांगने के लिए यहाँ पर आई है। रोयन को यकीन नहीं आ रहा होता, इसलिए गुयनचंग इसको लिंजिया की रिकॉर्डिंग सुनाते है जिसमें ये कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि 30 मिलियन से तुम मुझे सेटिस्फाइड कर सकते हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए। रोयन बहुत कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। गुयनचंग कहता है कि मैं घर चलना चाहिए, तो रोयन कहती है कि यिनफे ने मुझे बताया है कि उस दिन एग्जीबिशन पर तुम मुझसे प्लानिंग के तहत मिले थे। गुयनचंग कहता है कि हाँ, मेरी यिनफे से पहले मुलाकात जरूर हुई थी लेकिन मैंने उससे डेट नहीं किया, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। रोयन कहती है लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। गुयनचंग कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। रोयन कहती है कि तुम हर चीज से इनकार कैसे कर सकते हो, तो गुयनचंग कहता है कि
हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सच नहीं है, क्योंकि ये सब लोग हमसे जेलस हैं, ये हमारी खुशी को तबाह करना चाह रहे हैं। रोयन कहती कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब रोयन को एक सपना आ रहा होता है जिसमें एक मास्क वाला आदमी इसका पीछा कर रहा होता है। जब इसको होश आता है तो ये हॉस्पिटल में होती है, ये गुयनचंग से भी यही कह रही होती है कि वो मेरा पीछा कर रहा है। तो गुयनचंग कहता है कि तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा, तुम ठीक हो। ये रोयन से कहता है कि साइकाइट्री डिपार्टमेंट से ये डॉक्टर आई हैं, ये तुमसे कुछ सवाल पूछेंगी। रोयन ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है तो डॉक्टर कहती है कि ये तुम्हारे ओवरऑल चेकअप का हिस्सा है। गुयनचंग मिस ये के पास रोयन की मेडिकल रिपोर्ट लेकर आता है। मिस ये इसकी रिपोर्ट देखने के बाद कहती है कि इसकी इस दिमागी हालत के साथ हमारा प्लान बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मिस ये कहती है कि ये थाईलैंड की टिकट्स हैं, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें उसे बीमार करना है। वहाँ पर जो भी एक्सीडेंट होगा उसकी वजह से कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। अब गुयनचंग से मिस काओ मिलने के लिए आती है। गुयनचंग पूछता है कि मैंने जो आपको काम कहा था उसका क्या बना। तो मिस काओ कहती है कि वो काम पूरा हो गया, बस तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। ये सुनकर गुयनचंग मिस काओ को थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ इसके ऑफिस में जो रिकॉर्डर होता है उसकी मदद से लिंजिया ने भी इनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। अब गुयनचंग रोयन से कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों कल थाईलैंड जा रहे हैं। रोयन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। गुयनचंग कहता है कि तुम मुझे माफ भी कर दोगी। आज गुयनचंग और रोयन जब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं तो लिंजिया भी दोनों को कार में बैठकर दिख रही होती है। गुयनचंग कार लेने के लिए जा रहा होता है तो लिंजिया अपनी कार से गुयनचंग को हिट करने वाली होती है, लेकिन रोयन ये देखकर गुयनचंग को साइड पर कर देते हुए खुद सामने आ जाती है। रोयन को देखकर लिंजिया गाड़ी रोक देती है। गुयनचंग जल्दी से रोयन के पास आता कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोयन कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये गुयनचंग से कहती है कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। गुयनचंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम घर वापस चले जाते हैं। अब गुयनचंग की असिस्टेंट लिंजिया से मिलने के लिए आती कहती है कि तुम इतनी जज्बाती कैसे हो सकती हो। लिंजिया कहती है कि मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि अगर गुयनचंग इस बार भी भाग गया तो वो आखिरी दफा की तरह सारे सबूत मिटा देगा। गुयनचंग की असिस्टेंट कहने लगती कि मुझे तो ये लगा था कि सच्चाई जानने के बाद वो हमारी मदद करेगी, लेकिन गुयनचंग ने उसका अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। अब मैं सी गुयनचंग को टॉर्चर कर रही होती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बनाया हुआ प्लान चेंज करने की। गुयनचंग कहता है कि वो नहीं जाना चाह रही थी, अगर मैं उसे फोर्स करता तो उसको मुझ पर शक हो जाता। मिस ये कहती है कि कंपनी ने तुम्हें ग्रूम करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए नहीं कि तुम उसे हमदर्दी करो। गुयनचंग मिस से कहता है कि उसको मारना जरूरी नहीं है। मिस ये कहती है कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। अब वेन भी यहाँ पर आ जाता है। वेन मिस से माफी मांगने लगता है कि मुझे ऐसा इसने करने के लिए कहा था। मिस ये कहती है कि तुम दोनों ने मुझसे ये बात आखिर छुपाई क्यों कि लिंजिया अभी भी जिंदा है। मिस यहाँ पर एक आदमी से कहती है कि तुम जरा इसकी मेमोरी फ्रेश करो ताकि इसको ये याद करने में आसानी हो जाए कि ये कौन है। अब रोयन से मिलने के लिए शेंग्यू आता है। शेंग्यू रोयन को बताता है कि मैंने तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स तैयार कर दिए हैं। रोयन कहती है कि मैं भी गुयनचंग को डिवोर्स नहीं देना चाहती। ये सुनकर शेंग्यू हैरान होता है तो रोयन कहती है कि वो मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। शेंग्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कि शेंग्यू से कहती है कि मुझे गुयनचंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। शेंग्यू कहता है कि ठीक है। शेंग्यू यहाँ पर रोयन की ड्राइंग देखता है तो इससे पूछता है कि तुमने ये पिग का सर क्यों ड्रॉ किया है। रोयन कहती है कि मुझे बहुत दिनों से सपने में ये दिखाई दे रहा है। रोयन डिटेल में अपने सपने के बारे में शेंग्यू को बताती है। शेंग्यू जब यहाँ से वापस आ रहा होता है तो गुयनचंग इसको देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेंग्यू कहता है कि मैं रोयन से मिलने के लिए आया था। गुयनचंग शेंग्यू से कहता है कि सबसे मेरी और रोयन की शादी हुई तुमने कभी भी मुझसे ना इसलिए बात नहीं की। मुझे लगता है कि तुम ऐसा इसलिए करते क्योंकि मैंने तुमसे रोयन को छीन लिया है। ये सुनकर शेंग्यू को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए गुयनचंग से कहता है कि तुम्हें रोयन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और अगर तुमने उसे तकलीफ दी तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुयनचंग शेंग्यू से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा। ये कहकर गुयनचंग जाने लगता है तो शेंग्यू कहता है कि इस बात का फैसला सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते। आज लिंजिया को कोई पीछा कर रहा होता है ये फोन पर। गुयनचंग की असिस्टेंट से कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो ये इसको कहती है कि तुम्हारी ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें कहीं और मूव हो जाना चाहिए। लिंजिया कहती है कि ठीक है। ये इसको बताती है कि मिस काओ गुयनचंग और उसके गैंग की मोर्टगेज लोन हासिल करने में मदद कर रही है। मैंने रोयन को कॉल करने की कोशिश की है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए अब मुझे उसके घर पर जाना है। आज रोयन जब अपनी ये ड्राइंग कर रही होती है तो इसकी नजर गुयनचंग की तस्वीर पर पड़ती है जिसको ये बहुत गौर से देखने लगती है और फिर इसको रियलाइज होता है कि सपने में जो मास्क वाला शख्स इसको दिखाई दे रहा है वो गुयनचंग है। इतने में रोयन से मिलने के लिए वेंचन आ जाती है। वेंचन कहती कि मैंने सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। वेंचन कुछ देर नॉर्मली रोयन से बातें करती रहती है, फिर ये अचानक से रोयन से कहती है कि तुम्हारे डायमंड पर
स्क्रैचेस क्यों हैं? ये बहुत हैरान होते हुए कहती लेकिन डायमंड्स पर तो स्क्रैचेस नहीं पड़ते ना। रोहन कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। वेंचन ये रिकॉर्डर रोहन के यहाँ से जाते ही लॉन्च में भी छुपा देती है। रोहन अपनी सारी ज्वेलरी को देखते हुए रो रही होती है क्योंकि गुयनचंग ने असली ज्वेलरी की जगह पर ये नकली ज्वेलरी रख दी होती है। रोहन रोते हुए यही कही जा रही होती कि गुयनचंग तुमने मुझसे आखिर झूठ क्यों बोला। दूसरी तरफ लिंचा अपना सामान पैक कर रही होती है। वेन झूठ बोलकर लिंचा के घर में घुस जाता है। लिंचा यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वेन इसको बहुत मारता है। अब रोहन सपने में ये देख रही होती कि यही मास्क वाला आदमी इसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। रोहन इसके सामने बेहोश होने का ड्रामा करती है। ये देखकर ये आदमी बाहर चला जाता है। रोहन इसका पीछा करती है। जब ये आदमी अपना मास्क उतारता है तो ये गुयनचंग ही होता है और इस बार ये सब कुछ सपने में नहीं बल्कि हकीकत में हो रहा होता है। रोहन कहती है कि लिंचा बिल्कुल सही कह रही थी। ये लिंचा को कॉल करने वाली होती है लेकिन उसका नंबर ब्लॉक होता है और लिंचा का नंबर ब्लॉक भी गुयनचंग नहीं किया होता है। रोहन जल्दी से लिंचा का नंबर अनब्लॉक करके इसको कॉल करती है लेकिन लिंचा इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। वेन लिंचा की सारी चीजें देखकर हैरान हो रहा होता है, कहता है कि ये तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है। लिंचा होश में होती है। वेन गैस को खुला छोड़ देता है और ये लिंचा से कहता है कि पिछली बार तो तुम बच गई थी लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगी। ये अपने साथी को लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रोहन इसको मुसलसल कॉल किए जा रही होती है। लिंचा की हालत काफी खराब होती भी हिम्मत करके किचन में गैस बंद करने के लिए जा रही होती है। रोहन लिंचा को कॉल कर रही होती है लेकिन लिंचा इसकी कॉल नहीं उठा रही होती तो रोहन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये कहती कि मुझे उसके घर पर जाना होगा। लिंचा बहुत मुश्किल से अपने अपार्टमेंट की विंडो खोल देती है। इतने में ही दरवाजा नॉक होने लगता है। रोहन इससे कह रही होती कि जल्दी से दरवाजा खोलो तो लिंचा इसको कहती है कि शू कैबिनेट में घर की चाबियां पड़ी हुई हैं। रोहन जब अंदर आती तो लिंचा को इस तरह से देखकर घबरा जाती है। रोहन जल्दी से लिंचा को यहाँ से लेकर बाहर चली जाती है। लिंचा कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि गुयनचंग के साथ ही मुझे मेरे ही घर पर मारने के लिए आ जाएंगे। रोहन कहती कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ तो लिंचा कहती कि इस वक्त कहीं पर भी जाना बहुत डेंजरस है। रोहन कहती है कि एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। अब रोहन लिंचा को लेकर शेंग्यू के घर पर आ जाती है। उससे कहती कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रोहन लिंचा से कहती है कि ये शेंग्यू है। शेंग्यू रोहन से पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है तो रोहन कहती है कि अभी मेरे पास तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। इसका नाम लिंचा है। कुछ टाइम के लिए मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पर रहे। शेंग्यू इसके लिए मान जाता है। रोहन लिंचा से सॉरी कर रही होती कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। ये लिंचा से कहती कि क्यों ना हम गुयनचंग के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दें तो लिंचा कहती कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि जो सबूत मैंने इकट्ठे किए थे उन्होंने वो जला दिए हैं। रोहन कहती है कि तुम सही कह रही थी, मेरी और गुयनचंग की शादी सिर्फ उसका एक प्लान है। ये लिंचा से पूछती है आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसने मेरे सारे एसेट्स ट्रांसफर कर लिए हैं, यहाँ तक कि उसने मेरी ज्वेलरी भी बेच दी है। लिंचा कहती है कि उसने मुझे चुप करवाने के लिए तुम्हारी वो सारी ज्वेलरी बेची थी। रोहन कहती है कि इसलिए उसके पास वो रिकॉर्डिंग थी। लिंचा कहती है कि मेरे पास भी एक रिकॉर्डिंग है, क्या तुम वो सुनना चाहती हो। तो रोहन कहती है कि हाँ, अब मैं गुयनचंग के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। इस रिकॉर्डिंग में मिस ये गुयनचंग को अपने साथ रोहन को थाईलैंड ले जाने के लिए कह रही होती है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर रोहन बहुत हैरान हो जाती है और लिंचा से कहती कि उस दिन तुम वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम मुझे बचाना चाह रही थी। लिंचा कहती है कि हाँ। रोहन कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारे सबूत इकट्ठे करूंगी। लिंचा कहती है कि तुम्हें गुयनचंग के सामने नॉर्मली एक्ट करना होगा। रोहन शेंग्यू से कहती है कि क्या तुम ये चेक कर सकते हो कि मेरे नाम कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि गुयनचंग को इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। शेंग्यू कहता है कि तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। लिंचा रोहन से कहती है कि मुझे लगता है कि शेंग्यू तुम्हें पसंद करता है। रोहन कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं और शेंग्यू बचपन के दोस्त हैं। इतने में रोहन को चक्कर आने लगते हैं तो लिंचा जल्दी से इसको सोफे पर बिठा देती है। लिंचा इससे पूछती है कि क्या तुम कोई मेंटल हेल्थ की मेडिसिन तो नहीं खा रही। अब गुयनचंग की इसको कॉल आती जो कि इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कंपनी पिक करने के लिए आ जाऊँ। तो रोहन कहती है कि नहीं, मैं बस घर ही आ रही हूँ। लिंचा रोहन से कहती है कि गुयनचंग तुम्हें जो भी खाने को दे वो जरा तुम देख कर खाना। लिंचा रोहन को यहाँ से जाते हुए देख रही होती तो ये अपने आप से कहती है कि मुझे गुयनचंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मेरी यही विश है कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। रोहन जब घर पर आती है तो मिस ही इसका इंतजार कर रही होती है। रोहन पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? गुयनचंग कहता है कि मॉम को बस यही फिक्र थी कि शायद मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा, तो वो खुद यहाँ पर आ गई हैं। रोहन कहती है कि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ तो मैं आराम करने के लिए अपने रूम में जा रही हूँ। मॉम कहती है कि जो सप्लीमेंट्स मैंने तुम्हें दिए थे क्या तुम वो नहीं ले रही हो? रोहन इस बात का जवाब नहीं देती। मिस इसको कहती है कि सोने से पहले तुम ये सूप पी लो। रोहन ये सूप बिल्कुल भी नहीं पीना चाह रही होती, ये इनकार भी करती है, लेकिन गुयनचंग और मिस इसको फोर्स करने लगते हैं। अब गुयनचंग को यनफे की कॉल आ जाती है तो ये कॉल सुनने के लिए साइड पर
पर चला जाता है। येनफे कहती है कि तुमने जो मुझे ये डॉल गिफ्ट की है ये मुझे बहुत पसंद आई है। असल में इस डॉल के अंदर भी रिकॉर्डर होता है और वेंचिन ने यही डॉल येनफे के बैग में उस दिन रखी थी। वेंचिन इसकी गोयनचन के साथ फोन पर सारी बातें सुन रही होती है। अब दिखाया जाता है कि वेंचिन को अपनी बड़ी बहन की बहुत याद आ रही होती है। वेंचिन अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगी। अगली सुबह रोयन जब उठती है तो इसको अपने अंगूठे पर रेड इंक नजर आती है। ये कहने लगती है कि क्या उस सप्लीमेंट की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया था। रोयन किचन में आकर कुछ ढूंढ रही होती है तो इतने में यहाँ पे मिस ये आ जाती है। रोयन मिस ये को यहाँ पर देखकर बहुत घबरा जाती है। मिस ये से पूछने की तुम किचन में क्या कर रही हो तो रोयन कहती है कि मुझे कचरे की बहुत बदबू आ रही थी तो मुझे लगता है कि कचरे को बाहर फेंक देना चाहिए। तो मिस ये कहती है कि तुम्हें इतने छोटे छोटे कामों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, अब से तुम किचन में नहीं आओगी। रोयन कहती है कि ठीक है, लेकिन रोयन को ये सप्लीमेंट मिल गया होता है। रोयन कहती है कि लिंचा सही कह रही थी, इन्होंने सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए हैं। जो मेडिसिन ये लोग रोयन को दे रहे होते हैं उसकी वजह से इसका सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके नीचे आती है। मिस ये गोयनचन से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें ड्रग मिल गई है तो गोयनचन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं छुपाया। मिस ये कहती है कि अब रोयन की दिमागी हालत खराब होना शुरू हो गई है तो मुझे लगता है कि हमें इसे हॉस्पिटल भेज देना चाहिए, और अगर इसे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में रहते हुए ये बात मालूम भी हो गई कि इसकी सारी जायदाद हमने ट्रांसफर कर ली है तब ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। ये सब बातें रोयन ने सुन ली होती हैं। आज गोयनचन जब उठता है तो रोयन पहले ही जाग चुकी होती है। ये रोयन के पास आकर कहता है कि हमने डिसाइड किया था ना कि हम कुछ दिन घर पर आराम करेंगे। तो रोयन कहती है कि कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए मुझे कंपनी जाना होगा। गोयनचन कहता है कि आजकल तुम मुझे कंपनी का बहाना करके अवॉइड कर रही हो, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। रोयन इसको प्यार से कहती है कि तुम ज्यादा नहीं सोचो, सब कुछ ठीक है। मिस ये गोयनचन से कह रही होती है कि उसका कल का रिएक्शन थोड़ा अजीब था, क्या उसे कहीं हम पर शक तो नहीं हो गया। गोयनचन कहता है कि फिक्र नहीं करे, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अब रोयन वो मेडिसिन लिंचा को देती हुई कहती है कि ये पता लगवाओ आखिर ये किस चीज की मेडिसिन है। रोयन कहती है कि मुझे लगता है कि वो मुझे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिंचा कहती है कि मुझे पहले से ही इस पर शक था। रोयन कहती है कि इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। कि लिंचा को इसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। लिंचा कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, अब तो हम दोनों पार्टनर्स हैं। इतने में यहाँ पर शेंग्यू भी आ जाता है जो कि रोयन से कहता है कि मुझे गोयनचन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये रोयन को बताता है कि ये चाइनीज आर्टिस्ट नहीं है, उसकी आर्ट गैलरी में जितने भी सोफास के डिजाइन है वो एक चाइनीज आर्टिस्ट जो कि अब्रॉड में होता है ये उसके डिजाइन है। रोयन कहती है कि इसकी आइडेंटिटी तक फेक है। शेंग्यू कहता है कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि उसने इलीगली तुम्हारे नाम पर तुम्हारी प्रॉपर्टी के बदले लोन लेने की कोशिश की है और लोन भी 300 मिलियन यॉन का है। ये सुनकर रोयन बहुत हैरान होती है। शेंग्यू से पूछता है कि तुम अब आगे क्या करोगी तो रोयन कहती है कि मुझे अपने सारे एसेट्स वापस चाहिए। रोयन को अपना चेकअप करवाने के लिए जाना होता है तो शेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो लिंचा कहती है कि तुम उसके साथ क्यों जाओगे, मैं फ्री हूँ। तो रोयन के साथ मैं चली जाऊंगी। शेंग्यू रोयन से पूछता है कि तुम हम दोनों में से किसको चूज करोगी। रोयन लिंचा से कहती है कि हम लोग चेंज करके चेकअप के लिए चलते हैं। लिंचा सुनकर हंस रही होती है, सिर्फ शेंग्यू को तंग करने के लिए ऐसा कर रही होती है। अब ये तीनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। लिंचा रोयन से कहती है कि मैं बहुत टाइम यहाँ पर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, तुम शेंग्यू के साथ चली जाओ। लिंचा यहाँ पर नर्स साओ को कॉल करती है। अब रोयन जब अपना चेकअप करवा कर आती तो शेंग्यू से कहता है कि तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए, तुम ये इन्वेस्टिगेशन का काम मुझ पर छोड़ दो। रोयन कहती है कि मेरे बेबी ने मुझे हिम्मत दी है, मैं इन सब लोगों का मुकाबला करूंगी। दूसरी तरफ शाओवेन से कह रही होती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी हर बार मदद करने की अपनी पूरी कोशिश की है, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं रहे और तुम मुझे ब्रेकअप करना चाह रहे हो। वेन कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को डेट कर सकता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। शाओ कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम्हारी असलियत ये है मैं ही पहले नहीं देख सकी। शाओ उसको बहुत बुरा भला कहती है। वेन ये सब सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। मिस गांव ने मॉर्गेज फंड्स का बंदोबस्त कर लिया होता है। गोयनचन कहता है कि रोयन तुम मुझे इल्जाम मत देना, तुम्हारे लिए यही बेस्ट एंडिंग है। रोयन जब वापस घर आती है तो साइकाइट्रिक हॉस्पिटल की वैन बाहर खड़ी होती है। ये देखकर रोयन कहती है कि इनको वाकई में ही बहुत जल्दी है, मुझे लगता है कि ये लोग आज मुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। अब रोयन घर पर आकर गोयनचन से पूछती है कि बाहर मैंने साइकाइट्रिक हॉस्पिटल की वैन देखी है। तो गोयनचन कहता है कि शायद नेबर्स ने बुलाया है। ये रोयन से कहता है कि तुम फ्रेश हो जाए, मैं तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्स लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ लिंचा ने वो ड्रग टेस्ट करवा ली होती जिसको रोयन ने दी थी। इसी ड्रग की वजह से वो अजीबोगरीब सपने रोयन को आया करते थे। नर्स लिंचा को बताती है कि ये ड्रग बहुत थोड़ी क्वांटिटी
में पेशेंट्स को दी जाती है। अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाए तो इसको खाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप जहर खा रहे हैं। लिंचा जल्दी से रोहन को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम वो सप्लीमेंट मत खाना, अगर तुम वो सप्लीमेंट लेती रहोगी तो तुम पागल हो सकती हो। रोहन कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वैन यहाँ पर मेरे लिए ही आई है, लेकिन मैं इन्हें आज इनके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। गुयनचंग अब रोहन को ये सप्लीमेंट खिलाने लगता है, लेकिन रोहन वॉमिट का बहाना करके जल्दी से वॉशरूम में आ जाती है। गुयनचंग रोहन को जबरदस्ती ये सप्लीमेंट देना चाह रहा होता है, लेकिन रोहन इनकार करने के लिए कहती है कि मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। रोहन कहती है कि आजकल कंपनी की लिस्टिंग की वजह से इतना काम चल रहा था, अगले हफ्ते हांगकांग में लिस्टिंग हो जाएगी। अगर हमारी कंपनी लिस्ट हो गई तो हमारी कंपनी की वर्थ 3 बिलियन से 10 बिलियन हो जाएगी। गुयनचंग कहता है कि मैंने पहले तो तुम्हारे मुंह से इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। तो रोहन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कंपनी को तुम हैंडल करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं कंपनी को सही से हैंडल कर पाऊंगी। ये सुनकर गुयनचंग सोच में पड़ जाता है। रोहन कहती है कि तुम मुझे सोचकर जवाब दे देना। शेंग्यू रोहन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। लिंजा इसके पास आकर कहती है कि रोहन बिल्कुल ठीक है। शेंग्यू गुयनचंग की अकाउंट डिटेल्स चेक कर रहा होता है। शेंग्यू ये देखकर बहुत हैरान होता है कि मॉर्गेज फंड गुयनचंग के नाम पर नहीं है। आज नाश्ते पर गुयनचंग रोहन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज से कंपनी जाऊंगा, पहले मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारी कंपनी के मामला हैंडल कर सकता हूँ या नहीं। रोहन कहती है कि इतनी जल्दी किसी बात की नहीं है, मैंने भी शेयर होल्डर से ये बात शेयर नहीं की। जब मैं शेयर होल्डर मीटिंग में तुम्हें पोजीशन दे दूंगी तब से तुम कंपनी जा सकते हो। गुयनचंग कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। अब मैं सी गुयनचंग के पास आकर कहती है कि पहले तुम ये चेक करो कि रोहन जो कह रही है वो सच है या नहीं। अब रोहन शेंग्यू के घर पर आ जाती। शेंग्यू उसको बताता है कि गुयनचंग की गैलरी की इनकम से गैलरी के बिजनेस को जारी रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ तक कि गुयनचंग ने तुम्हारी परमिशन के बगैर 3 बिलियन यॉन का लोन लिया है। लिंजा बताती है कि ये मिस काओ है जिन्होंने गुयनचंग की ये लोन दिलवाने में मदद की है। अगर हम इस लेडी को तलाश कर लेंगे फिर हमें पता चल सकता है कि पैसे कहाँ पर गए हैं। अब रोहन मिस काओ से मिलने के लिए बैंक आ जाती है। मिस काओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही, तो रोहन कहती है कि आपको मालूम ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। अब आप खुद ही बता दें कि आप बैंक में बात करना चाहती हैं यहाँ पर कहीं बाहर। मिस काओ की परफ्यूम की स्मेल से रोहन को याद आता है कि यही स्मेल गुयनचंग के कपड़ों से भी आती है। रोहन कहती कि ये भी गुयनचंग का शिकार हो चुकी है। अब मिस काओ इन सबके साथ बाहर आ जाती है। रोहन इससे पूछती है कि मॉर्गेज फंड के पैसे कहाँ गए हैं, तो मिस काओ कहती है कि आप गुयनचंग की वाइफ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती। शेंग्यू मिस काओ से कहता है कि आपने जो गुयनचंग को लोन दिया है वो शेयर्ड प्रॉपर्टी के बदले में दिया है। रोहन की परमिशन के बगैर ये लोन इनवैलिड है और कानून के मुताबिक इस लोन का कैश फ्लो आपको हमारे साथ शेयर करना होगा। मिस काओ कहती है कि गुयनचंग ने जब ये लोन अप्लाई किया था तो उसने सुनजुन की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था। रोहन कहती है कि ये कौन है। मिस काओ कहती है कि ये उस बूढ़ी औरत का नाम है जो कि गुयनचंग के साथ आती है। लिंजिया मिस ये की तस्वीर मिस काओ को दिखाती है तो ये कहती है कि हाँ ये वही औरत है। रोहन जब वापस घर आती तो ये गुयनचंग से कहती है कि कंपनी की लिस्टिंग के लिए मुझे एक बड़े फंड की जरूरत है। रोहन कहती है कि मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी पर लोन ले लूं। गुयनचंग कहता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, इसलिए तुम्हें मुझसे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन गुयनचंग से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। रोहन वापस आने के बाद लिंजिया और शेंग्यू से कह रही होती है कि इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए हमें एक और इंसान की जरूरत है। शेंग्यू पूछता है कि वो कौन है। अब रोहन यनफे से मिलने के लिए आ जाती है। यनफे से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो, तो रोहन कहती कि मैंने बहुत सोचा है, मैं सिर्फ गुयनचंग की वजह से हमारी इतने सालों की दोस्ती खत्म नहीं करना चाहती हूँ। अगर गुयनचंग वाकई में तुम्हें प्यार करता तो मैं गुयनचंग को छोड़ देती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम फिर से मेरे साथ काम करने के लिए आ सकती हो। अब यन फिर रोहन की कंपनी फिर से ज्वाइन कर लेती है। आज की शेयर होल्डर मीटिंग में रोहन ये अनाउंस करती है कि कुछ अरसे के लिए मेरी जगह सारा काम गुयनचंग संभालेगा। गुयनचंग के यहाँ पर आने की खबर सुनकर यनफे बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। मिस सी गुयनचंग से पूछती है कि क्या वाकई में ही रोहन की कंपनी लिस्ट होने वाली है, तो गुयनचंग कहता है कि हाँ, यनफे ने मुझे खुद बताया है, इसलिए ज्यादा फायदे के लिए हम भी लंबी गेम खेलेंगे। आज रोहन को मालूम होता है कि इसके एम्प्लॉय शाओ काफी दिनों से गायब है। इसका एम्प्लॉय बताता है कि मैंने उसकी फैमिली से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि शाओ की मुलाकात एक लड़के से हुई थी जिसने शाओ को धोखा दिया, उससे पैसे लेने के बाद उसे छोड़कर चला गया है। क्या कहीं शाओ ने सुसाइड तो नहीं कर ली? ये सुनकर रोहन बहुत परेशान हो जाती है। अब प्रॉपर्टीज रिडीम करने के लिए गुयनचंग को पैसों की जरूरत होती है, तो ये लोन शार्क मिस्टर ली के पास आ जाता है। गुयनचंग मिस्टर ली से कहता है कि मैं आपको 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी मुझे जल्दी से प्रॉपर्टीज के कागजात दे दें। अब गुयनचंग ने जो बैंक से लोन लिया होता है उसके भी पैसे बैंक को देकर ये मिस काओ से प्रॉपर्टी के कागजात ले
लेता है। मिस काउ जब इसको ये देने के लिए आती है तो कहती है कि आइंदा तुम मुझे कांटेक्ट मत करना, ये कहकर ये चली जाती है। गुयनचंग जब घर चला जाता तो सूशन गुयनचंग के ऑफिस में आ जाती है और इसको उन सारी लड़कियों की लिस्ट मिल जाती है जिन्हें गुयनचंग ने धोखा दिया है। अब गुयनचंग प्रॉपर्टी के कागजात लेकर रोयन के पास आ जाता है। रोयन अपने आप से कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है। अब रोयन बहुत खुशी खुशी लिंचा के पास आती है, कहती है कि मुझे मेरे 3 मिलियन वापस मिल गए हैं। लिंचा भी रोयन के लिए बहुत खुश होती है। शेंग्यू कहता है कि इस खुशी के मौके पर हमें एक अच्छा सा डिनर करना चाहिए। डिनर के दौरान रोयन कहती है कि अभी भी 30 मिलियन की ज्वेलरी गुयनचंग के पास है। लिंचा कहती है कि गुयनचंग ने ज्वेलरी के बदले जो गोल्ड बार्स खरीदे थे, मुझे लगता है कि वो उसने किसी बहुत सेफ जगह पर छुपा दिए हैं। रोयन कहती है कि गुयनचंग हर हफ्ते अपने एक क्लाइंट जिसका नाम जॉलन है उससे ताओशिंग मिलने के लिए जाता है। रोयन कहती है कि मुझे लगता है कि ये गुयनचंग की कोई सीक्रेट जगह है। लिंचा कहती है कि इसकी सीक्रेट जगह पता लगाने का मेरे पास एक आइडिया है। शाओमेन ने खुदकुशी कर ली होती है। गुयनचंग वेन से कहता है कि कुछ अरसे के लिए तुम काम नहीं करोगे, तो वेन कहता है कि मुझे क्यों सजा दी जा रही, मैंने तो उसको नहीं मारा। गुयनचंग कहते हैं लेकिन उसने खुदकुशी तुम्हारी वजह से की है, अगर रोयन को मालूम हो गया तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। वेन कहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे पैसे चाहिए और देखना एक दिन आएगा जब मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। गुयनचंग कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम फिर से कोई गलती मत करना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर गुयनचंग चला जाता है। आज ली गुयनचंग के ऑफिस आ जाता है। गुयनचंग इससे कहता है कि मैंने तो आपको आज रात पैसे देने थे, तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं। तो ली कहता है कि तुम्हारा अकाउंट खाली है, तो फिर तुम हमें कैसे पैसे वापस करोगे। गुयनचंग कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ। तो ली कहता है कि अगर आज रात तुमने हमें पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हारी वाइफ के पास चले जाएंगे और हम उसको सारी बात बता देंगे। ये सुनकर गुयनचंग डर जाता है, कहने लगता है कि आप उसे कुछ भी मत बताइएगा, मैं आपको कल पैसे वापस कर दूंगा। इस बात पर ली को गुस्सा आ जाता है। ये अपने आदमी को इशारा करता है जो कि गुयनचंग को मारने लगते हैं। वेंचन ने सबकी खबर कॉल करके लिंचा को दे दी होती है। गुयनचंग बहुत गुस्से में वापस आता है। मिस यी से कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि आपको 5 मिलियन मेरे बैंक में ट्रांसफर करने, तो फिर आपने क्यों नहीं किए। मिस यी कहती है कि ये सारा मैस तुम्हारे अपने अफेयर की वजह से शुरू हुआ था, इसीलिए इस मसले को अब तुम खुद ही हैंडल करोगे। गुयनचंग कहता है कि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर प्लान खराब हुआ तो हम सारे मारे जाएंगे। तो मिस यी कहती है कि सिर्फ तुम मरोगे। ये कहकर मिस यी यहाँ से चली जाती है। गुयनचंग अब किसी को कॉल करके कहता है कि कल मैं ताओशिंग जा रहा हूँ। अब रात में रोयन जब वापस आती तो ये गुयनचंग को कहने लगती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। गुयनचंग कहता है कि मेरा एक क्लाइंट सोफा से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए उसने गैलरी में आज मुझसे बहुत झगड़ा किया, इसी वजह से कल मैं ताओशिंग जा रहा हूँ। रोयन कहती है कि तुम गैलरी बंद कर दो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। गुयनचंग रोयन को इसके लिए थैंक्स बोलता है। गुयनचंग ताओशिंग जा रहा होता है। जब गुयनचंग रोयन को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है तो शेंगयू रोयन के पास आता है। रोयन उसको गुड लक कहती है और शेंगयू गुयनचंग के पीछे चला जाता है। गुयनचंग ताओशिंग के नर्सिंग होम में आता है। ये वेन को मैसेज करता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तुम उस पर नजर रखो। शेंगयू गुयनचंग को फॉलो कर रहा होता है। ये रोयन को कॉल करता है कि अभी गुयनचंग नर्सिंग होम से बाहर आया और उसके पास एक ब्लैक कलर का बैग है, मुझे लगता है कि वो गोल्ड बार्स इसी बैग में है। ये रोयन से कहता है कि अब मैं गुयनचंग के पीछे जा रहा हूँ, तो मेरी कॉल का इंतजार करना। अब शेंगयू गुयनचंग के पीछे जा रहा होता है कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि वेन ने किसी को हिट किया है। इस पर्सन का चेहरा नहीं दिखाया जाता, ये किसी को मैसेज कर रहा होता है और ये मैसेज करने के बाद ये बेहोश हो जाता है। अब शेंगयू की तरफ से रोयन को गुड नाइट का मैसेज आता है। ये मैसेज देखने के बाद रोयन शेंगयू को कॉल करती है, लेकिन शेंगयू उसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। ये देखकर ये परेशान हो जाती है। जल्दी से लिंचा को कॉल करके कहती है कि शेंगयू मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। रोयन ताओशिंग जाना चाह रही होती है तो लिंचा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब ये दोनों उसी नर्सिंग होम में आ जाती हैं। ये रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या इसने आज शेंगयू को देखा है, तो कहती है कि नहीं। फिर रोयन गुयनचंग की फोटो दिखाती है तो रिसेप्शनिस्ट इसको कहती है कि ये तो वेन है, ये हर हफ्ते अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है। लिंचा हैरान होते हुए कहती है कि क्या उसकी मॉम यहाँ पर है, तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसकी मॉम को डिमेंशिया है। अब ये दोनों गुयनचंग की मॉम से मिलने के लिए आ जाती हैं। लिंचा कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि गुयनचंग की बायोलॉजिकल मॉम यहाँ पर होंगी। रोयन कहती है कि मुझे लगता है कि चाओलन गुयनचंग की मॉम का ही नाम है। अब रोयन गुयनचंग की मॉम से कहती है कि मैं गुयनचंग की वाइफ हूँ। लिंचा कहती है कि क्या आप हमें अपने बेटे के बारे में कुछ बता सकती हैं। अपने बेटे का नाम सुनकर गुयनचंग की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, कहने लगती है कि तुम डरो नहीं, मेरे पास पैसे हैं। रोयन कहती है कि आप परेशान नहीं हो, गुयनचंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कहने लगती है कि गुयनचंग गुम गया है। इनकी हालत देखकर रोयन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इनसे गुयनचंग के बारे में कुछ मालूम हो सकता है। अब रोयन को शेंगयू का मैसेज आता है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे, एक जरूरी काम आ गया है तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लिंचा कहती कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ज्यादा परेशान हो रही हो। अब ये दोनों सोचते हैं कि हम यहाँ पर आ ही गई हैं, तो वो हिडन गोल्ड बार
बार्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर लिंशा को एक फोन मिलता है। इस फोन में गुएनचंग की एक वीडियो होती है जिसमें पैसों के लिए कोई इसको टॉर्चर कर रहा होता है। ये वीडियो देखकर रुयन और लिंशा बहुत हैरान होती हैं। रुयन कहती है कि गुएनचंग ने मुझे अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में बताया था। गुएनचंग ने मुझे ये कहानी सुनाई थी कि उसके डैड उसको सजा देते थे, इसीलिए वो अभी भी ट्रॉमेटाइज हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हकीकत ये होगी। लिंशा कहती है कि मुझे ओवरसीज स्कैम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मालूम है। वो इसी तरह से लोगों को टॉर्चर करके उनकी फैमिली से पैसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद भी ये लोग विक्टिम को नहीं छोड़ते। मुझे लगता है कि गुएनचंग को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और इसी वजह से उसकी मॉम की ये हालत हो गई है। रुयन कहती कि शायद इसीलिए ये लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये गुएनचंग की मॉम से कहते हैं कि जब गुएनचंग हमें 3 मिलियन दे देगा तब हम इसे छोड़ देंगे। जिस बेड पर ये दोनों बैठी होती है इनको कुछ महसूस होता है। जब ये दोनों मेट्रोस उठाती है तो इन्हें ये गोल्ड बार्स मिल जाते हैं। गुएनचंग की मॉम का केयर टेकर इसको कॉल करके बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद 2 लड़कियां तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आई थी, उनमें से एक का नाम रुयन था। ये सुनते ही गुएनचंग परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं फौरन आ रहा हूँ। अब रुयन रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मैं गुएनचंग की मॉम के सारे एक्सपेंसेस कवर करना चाहती हूँ। ये रिसेप्शनिस्ट को बातों में लगा लेती है और लिंचिया इसी बहाने गोल्ड बार्स वाला बैग लेकर बाहर चली जाती है। अब गुएनचंग जब वापस आकर चेक करता है तो ये बहुत परेशान हो जाता है कि यहाँ से गोल्ड बार्स गायब हो चुके हैं। गुएनचंग को रुयन और लिंचिया पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसकी मॉम के हाथ में वही फोन होता है। गुएनचंग जल्दी से इस फोन को चेक करता है तो ये दोनों सिम कार्ड भी ले गई होती हैं। गुएनचंग अब परेशानी की हालत में सीए के पास आता है, कहता है कि आपने तो कहा था कि सब कुछ आपने हैंडल कर लिया है, तो फिर उन्हें मेरी मॉम के बारे में कैसे पता चला। मेसी कहती है कि अगर शेंगू सब में शामिल हो गया है तो इसका मतलब है कि रुयन को भी ये बात मालूम हो गई है कि हमने उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली है। मेसी कहती है कि अब हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी की लिस्टिंग वाली बात झूठ है। मेसी की बातों से गुएनचंग को अंदाजा हो गया होता है कि अब इसकी मॉम को कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो ये मेसी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप प्लीज उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। लेकिन मेसी इसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती हैं। मेसी के यहाँ से जाने के बाद गुएनचंग को वो रिकॉर्डर मिल जाता है जो कि लिंचिया ने यहाँ पर छुपाया होता है। गुएनचंग के देखकर बहुत हैरान होता है कि रुयन कब से मेरी बातें सुन रही थी। ये रिकॉर्डिंग्स वेंचन सुन रही होती है। गुएनचंग कहता है कि रुयन और लिंचिया तुम्हें ये सब करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर गुएनचंग ये रिकॉर्डर तोड़ देता है। अब लिंचिया रुयन को एक जगह पर लेकर आते कहती है कि वो जगह है जहाँ पर गुएनचंग रुका करता था, हो सकता है कि यहाँ पर हमें कोई सबूत मिल जाए। रुयन को यहाँ पर फोटो एल्बम मिलता है, इसमें गुएनचंग की फोटोज होती हैं। रुयन कहती है कि तो इसका असली नाम जाओवेन है। अब गुएनचंग ने यहाँ पर वेन को भेज दिया होता है। इन दोनों को मालूम हो जाता है कि कोई आ गया है तो ये इस कैबिनेट में छुप जाती हैं। अब कोई यहाँ पर आ जाता है और ये सबसे पहले कैबिनेट ही खोलता है, लेकिन ये वेंचन होती है। रुयन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेंचन कहती है कि अभी मेरे पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। जब वेन यहाँ पर आता है तो ये तीनों यहाँ से जा चुकी होती हैं। अब ये तीनों एक बिल्डिंग में आ जाती हैं। लिंचिया इनसे कहती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। अब चूंकि ये तीनों अलग हो गई होती हैं तो वेन लिंचिया का ही पीछा कर रहा होता है। वेन लिंचिया को पकड़ लेता है, कहता है कि अगर आज तुम नहीं मरी तो मिस सी मुझे मार देंगी। लिंचिया कहती है कि मैं मरने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि असल में मिस सी हैं कौन। वेन कहता है कि तुम्हें ये कभी भी मालूम नहीं होगा। लिंचिया जानबूझकर इसको गुस्सा दिला रही होती है। इतने में ही लिंचिया एक पाइप उठाकर वेन के सर पर मार देती है। चक्कर आने की वजह से वेन यहाँ से नीचे गिर जाता है। अब वेन के साथ जो लड़का होता है वो इसके पास आकर मिसी को कॉल करके बताता है कि वेन मर चुका है। दूसरी तरफ गुएनचंग घर में रिकॉर्डर्स छुपा रहा होता है। वापस आने के बाद रुयन वेंचन से पूछती है कि तुम वहाँ पर कैसे आई। वेंचन कहती है कि तुम्हें ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस रिकॉर्डिंग में गुएनचंग कह रहा होता है कि अगर तुम मेरा प्लान फॉलो करके साइकाइट्रिक हॉस्पिटल चली गई होती तो अभी मैं सेफ होता। रुयन ये सुनकर बहुत हैरान होती है और वेंचन से पूछती है कि तुमने मेरे घर में ये रिकॉर्डर क्यों लगाया था। तो वेंचन बताती है कि 6 महीने पहले मेरी और लिंचिया की मुलाकात हुई थी। हम दोनों काफी टाइम से गुएनचंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मेरा गुएनचंग की गैलरी में काम करना भी हमारे प्लान का हिस्सा है। रुयन कहती है कि वेंचन लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो। वेंचन कहती है कि मैं भी गुएनचंग से बदला लेना चाहती हूँ क्योंकि गुएनचंग की वजह से मेरी बहन की डेथ हो चुकी है। वेंचन कहती है कि बचपन में ही हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मुझे पालने के लिए मेरी बहन नूडल्स शॉप चलाया करती थी। जब मेरी बहन ने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तब वो बहुत खुश थी। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो मेरी बहन से ब्रेकअप करना चाहता था। मैंने अपनी बहन को कंफर्ट किया और मुझे लगा था कि वो जल्दी मूव ऑन कर जाएगी, लेकिन मैं ये बात रियलाइज ही नहीं कर पाई कि मेरी बहन बहुत पेन में है। वेंचन कहती है कि मेरी बहन की डेथ के बाद कर्जा वसूल करने वाले लोग मेरे घर पर आए। जब मैंने अपनी बहन की डायरी पढ़ी तो तब मुझे सारी कहानी मालूम हो गई। अब दिखाया जाता है कि गुएनचंग वेंचन की बहन को कॉल करके कहता
कहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए मजीद पैसे चाहिए। वेंचन की बहन बहुत हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हें मजीद पैसे क्यों चाहिए। तो गुयनचंग कहता है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट मार्केट काफी अच्छी चल रही है, इसलिए तो मैं तुम्हें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम मजीद 200,000 इन्वेस्ट करोगी तो तुम्हें 1 मिलियन का प्रॉफिट होगा। वेंचन की बहन कहती लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं है, 800,000 जो मैंने तुम्हें दिए थे वही मेरी अब तक की सारी सेविंग है। गुयनचंग वेंचन की बहन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम ऑनलाइन लोन ले लो। तो वेंचन की बहन कहती है कि अगर नुकसान हो गया तो फिर मैं ये 200,000 युआन वापस कैसे करूंगी। तो गुयनचंग कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे से बात करने का कोई भी फायदा है। अब रोयन को मालूम हो जाता है कि वेंचन गुयनचंग से बदला क्यों लेना चाहती है। वेंचन की बहन गुयनचंग को खोना नहीं चाहती होती, इसलिए उसके कहने पर ऑनलाइन लोन ले लेती है, लेकिन जैसे ही गुयनचंग को पैसे ट्रांसफर करती है तो गुयनचंग गायब हो जाता है। अब पैसे लेने वाले बार बार आकर वेंचन की बहन को तंग करने लगते हैं। वेंचन की बहन कहती है कि मैंने इतने पैसे ले लिए हैं कि मैं शायद अब उन्हें कभी भी वापस नहीं कर सकती। वेंचन की बहन कहती है कि मैं रोज ये सब बर्दाश्त करके थक गई हूँ और ये खुदकुशी कर लेती है। अब वेंचन इनको एक यूएसपी देती है। जब लेंसिया और रोयन ये लिस्ट देख रही होती है तो वेंचन कहती है कि जब तुम लोग ताओचंग गए हुए थे तब मैंने इस लिस्ट में मौजूद हर लड़की से मुलाकात की है। इन सब में एक बात कॉमन है कि इन्होंने गुयनचंग की गैलरी से सोफास खरीदे हैं। इस लिस्ट में शामिन का भी नाम होता है। ये देखकर रोयन हैरान हो जाती है। तो वेंचन इसको बताती है कि मैंने गुयनचंग के ऑफिस में तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन भी देखी थी। रोयन जब इसमें अपना नाम देखती है तो ये देखकर शॉक हो जाती। वेंचन इसको बताती है कि तुम्हारी वर्थ 3 बिलियन है, इसलिए तुम्हें फंसाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्लान बनाया है। रोयन रोने लगती है कि मेरी वजह से शामिन की जान चली गई। ऐसा सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने गुयनचंग पर इतनी आसानी से भरोसा कर लिया। वेंचन कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। लेंसिया कहती है कि वेंचन सही कह रही है, ये सब तो गुयनचंग और उसके गैंग का प्लान है। रोयन रोते हुए कहने लगती है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो इनके जाल में फंस जाएंगी, इसलिए मैं गुयनचंग के पास वापस जाकर सबूत इकट्ठे करूंगी। लेंसिया कहती है कि गुयनचंग को भी सब मालूम हो गया होगा, तब वापस जाना बहुत डेंजरस है। लेकिन रोयन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मजीद लड़कियों की जिंदगी खराब हो। लेंसिया वेंचन इसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोयन कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है। लेंसिया कहती है कि अब चूंकि तुम फैसला कर चुकी हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, लेकिन तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। लेंसिया ने रोयन के फोन में एक ऐप डाउनलोड कर दी होती है। कहती है कि अब हम तुम्हारी सारी बातें गुयनचंग के साथ सुन सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो हम फौरन वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब मिस ये भी अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर रोयन आ जाती है। रोयन मिस ये को पकड़ लेती, कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप गुयनचंग की मॉम नहीं है, इसलिए अब आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तो मिस ये कहती है कि मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ जिसको गुयनचंग ने हायर किया हुआ है, मुझे नहीं मालूम था कि गुयनचंग ये सब करेगा। रोयन कहती है कि गुयनचंग ने क्या किया है। तो मिस ये रोयन को धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है। रोयन जब अपने रूम में आती है तो ये गुयनचंग को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है। रोयन गुयनचंग से कहती है कि तुमने ये क्यों किया। तो गुयनचंग कहता है कि मैं अब तुम्हें उन लोगों से बचा नहीं सकता, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, शायद ऐसा करके ही मैं उन्हें तुम तक पहुँचने से रोक सकता हूँ। रोयन जब इसके हाथ पर गौर करती तो कहने लगती है कि ये तो हल्का सा कट है, इस कट से इतनी ब्लीडिंग नहीं हो सकती। रोयन को समझ आ जाती है कि गुयनचंग की एक और चाल है। गुयनचंग इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है। रोयन कहती है कि तुम आखिर मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, हम दोनों ने शादी की है तो हमें हर प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। तो गुयनचंग कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब रोयन गुयनचंग के बैंडेज करती है। गुयनचंग रोयन से कहता है कि जब हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, इसलिए तब तक तुम मुझे अपने साथ रहने दो। रोयन कहती है कि मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालने के लिए तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। अब गुयनचंग इसको बताने लगता है कि शुरू में तो नुकसान थोड़ा सा था, लेकिन फिर गुयनचंग केविन से कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे और दे सकते हो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा। तो ये कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं 3% इंटरेस्ट लूंगा। तो गुयनचंग कहता है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, कहकर कि जाने लगता है, लेकिन इसके आदमी गुयनचंग को पकड़ लेते और जबरदस्ती इसको ये लोन दे देते हैं। गुयनचंग कहता है कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो सिर्फ एक चाल थी, मैंने जितने भी पैसे बोरो किए थे वो सब मैं हार गया, मैं ये पैसे वापस नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो मेरी मॉम को ब्लैकमेल करने के लिए मेरी वीडियोस भी उनको बनाकर सेंड किया करते थे। गुयनचंग कहता है कि जब ये लोग मेरी मॉम से भी पैसे नहीं ले पाए तो इन्होंने मुझे गैंग के हवाले कर दिया। गुयनचंग कहता है कि मैं भी ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इनकार करता तो वो मुझे फिर से टॉर्चर करते। रोयन कहती है लेकिन बाद में तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तो उन्होंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था ना। गुयनचंग कहता है कि हाँ मैं ये बात एडमिट करता हूँ
हूँ, लेकिन मैंने ये सब कुछ मजबूरी में ही किया है। वो हर दिन मेरा ब्रेन वॉश किया करते थे। मैंने खुद को कब खो दिया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें और लिंजिया को अप्रोच करना भी मेरे लिए एक टास्क था। मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इनकार करने की भी ऑप्शन नहीं थी। मैं तो सिर्फ उनके लिए एक मोहरा हूँ जिसके जरिए वो पैसे कमाते हैं। क्विंचन रुइन से कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे असल में तुमसे प्यार हो गया है। क्विंचन रुइन को बताता है कि जिन लोगों ने इनके काम से इनकार किया उन्होंने उन लोगों को मरवा दिया था। ये देखकर हम सब लोग काफी डर चुके थे। उसके बाद से वो हमसे जो भी करने को कहते थे हम वही करते थे। वहाँ पर इन्होंने हर किसी को कंट्रोल किया हुआ था। हमारा डेली का टास्क सिर्फ लोगों का भरोसा हासिल करना होता था कि हम उन्हें उस पॉइंट तक ले आए कि वो हमें अपना कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएं। क्विंचन कहता है कि मैं सरवाइव करने के चक्कर में उनकी टॉप रैंकिंग में आ गया, क्योंकि ऐसा करने से मैंने उनका भरोसा गेन कर लिया था और उन्होंने मुझे वो जगह छोड़ने की परमिशन दे दी। फिर ऐसे ही क्विंचन को मैं सी कॉल करके बताया करती थी कि तुम्हारा टारगेट अब लिंजिया है, तुम्हें उससे अप्रोच करना है। क्विंचन रुइन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे डर है कि वो तुम्हारे साथ वही सब करेंगे जो उन्होंने लिंजिया के साथ किया है। क्विंचन रुइन से कहने लगता है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रुइन कहती कि ठीक है। रुइन कहने लगती है कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। ये सुनकर क्विंचन खुश हो जाता है और रुइन को हक करता है। अब रुइन जब लॉन्च में आकर बैठती है तो इसकी नजर उसी रिकॉर्डर पर पड़ती है जो कि क्विंचन ने सेट किया होता है। रुइन जल्दी से ये चेक करने के लिए चाहती है कि हैरान होती है कि क्विंचन अब रुइन पर नजर रख रहा है। रुइन पहले ये रिकॉर्डर उतारने वाली होती है, लेकिन फिर ये कहती है कि अगर तुम मुझे देखना चाहते तो देख सकते हो। अगली सुबह जब रुइन उठती है तो क्विंचन इसकी वीडियो बना रहा होता है। रुइन इससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। क्विंचन कहता है कि मैं तो मेमोरीज कलेक्ट कर रहा हूँ। ये कहकर क्विंचन रुइन के साथ फोटो लेता है। रुइन क्विंचन से कहती है कि आज हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। क्विंचन कहता है कि ठीक है। अब क्विंचन और रुइन ने शॉपिंग कर ली होती है तो रुइन क्विंचन से कहती है कि मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। रुइन जब रेस्टरूम चली जाती है तो क्विंचन मैसेज करता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। दूसरी तरफ लिंजिया क्विंचन को बताती है कि मैंने इन सभी लड़कियों को कांटेक्ट कर लिया है। इनके साथ जो स्कैम हुआ है उसके बारे में ये बात करने के लिए तैयार है और कुछ के पास तो एविडेंस भी है। क्विंचन लिंजिया से कहती है कि मैं शेंग्यू से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या हम ये रुइन को बता दें। अब क्विंचन उन लड़कियों से मिलने के लिए आ जाती है जिनसे लिंजिया ने बात की होती है। अब क्विंचन इन सब लड़कियों को वीचैट ग्रुप में ऐड कर लेती है। अब क्विंचन घर पर रुइन के साथ होता है। इसको यनफे की कॉल आ रही होती है, लेकिन क्विंचन यनफे की कॉल नहीं उठाता। कॉल बार बार आ रही होती है तो रुइन कहती है कि क्या तुम्हें यनफे कॉल कर रही है। तो क्विंचन कहता है कि मैं उससे आखिरी बार बात करने के लिए चाह रहा हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो आज के बाद मुझे दोबारा कॉल नहीं करेगी। रुइन कहती कि ठीक है। ये सुनने के बाद क्विंचन यहाँ से चला जाता है। अब क्विंचन यनफे के घर पर आ जाता है। यनफे से पूछती है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। तो क्विंचन कहता है कि मैं काम में मसरूफ था, इसलिए तुम शिकायत मत करो। क्विंचन यनफे से कहता है कि अब चूंकि रुइन को हम दोनों के बारे में मालूम हो गया है तो वो बात बात पर मुझे टॉर्चर करती है। मैं इस सब से तंग आ गया हूँ। यनफे कहती है कि देखो सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। क्विंचन कहता है कि हाँ ये बात तो सच है। क्विंचन यनफे से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ये जगह छोड़ना चाहती हो। यनफे कहती है कि हाँ हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अब मैं मजीद यहाँ पर नहीं रहना चाहती। क्विंचन कहता है लेकिन अगर हम लोग एक नई जगह पर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे तो उसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। यनफे क्विंचन को अपना अकाउंट दिखाते हुए कहती है कि देखो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, लेकिन तुम इन पैसों के बारे में रुइन को मत बताना। तो क्विंचन कहता है कि तुम्हारा ये राज किसी को भी पता नहीं चलेगा। उस डॉल की वजह से क्विंचन ने इनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। क्विंचन अब रुइन को कॉल करके बताते कि क्विंचन यनफे से भी उसके पैसे लेने वाला है। ये सुनकर रुइन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये क्विंचन से कहती है कि तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में भी क्विंचन को मालूम हो जाए। क्विंचन जब वापस घर आता तो रुइन इससे पूछते कि यनफे ने क्या कहा। क्विंचन कहते हैं कि एक बहुत लंबी कहानी है। रुइन कहती कि कितनी लंबी कहानी जो तुम मुझे सुना नहीं सकते। ये सुनकर क्विंचन रुइन से कहने लगता है कि मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि अब मैं अपनी लाइफ रुइन के साथ गुजारने वाला हूँ, तो तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। लेकिन वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। रुइन कहती कि उसने क्या कहा है। क्विंचन कहता है कि मेरे साथ रहने के लिए उसने मुझसे कहा है कि वो अपने सारे पैसे लेकर मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहती है। क्विंचन कहता है कि जब से यनफे तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है तो वो तुम्हारी कंपनी के फंड्स तब से ही चुरा रही है और उसके पास इतने पैसे इसीलिए हैं। रुइन ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। रुइन ऐसे एक्ट कर रही होती है जैसे यनफे के धोखा देने पर इसको बहुत दुख हुआ है। क्विंचन रुइन से कहता है कि तुम गुस्सा नहीं करो, इसमें मेरी गलती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो असल में कैसी है। तो रुइन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी। ये सुनकर क्विंचन रुइन से कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो। रुइन परेशान होती है कि शेंग्यू काफी दिनों से इससे मिलने के लिए नहीं आया। तो ये शेंग्यू की मॉम को कॉल करके पूछती है कि क्या शेंग्यू घर पर है। तो मॉम कहती है कि वो तो मुझसे कई दिनों से मिलने के लिए नहीं आया।
आया। मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ क्योंकि शेंग्यू का फोन भी नहीं मिल रहा। अब रोयन इन्वेस्टिगेशन करवा रही होती कि आखिर यनफे ने इसकी कंपनी से कैसे पैसे चुराए हैं। अब रोयन को एम्प्लॉयर्स को इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बताने के लिए आता तो यनफे भी पीछे खड़ी रोयन को देख रही होती है। रोयन का एम्प्लॉयर्स को बताता है कि अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए यनफे ने 50 मिलियन यॉन कंपनी से एक ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं। रोयन कहती है कि कंपनी के सभी हेड्स को जमा करो, मैं एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाली हूँ। अब मीटिंग के दौरान रोयन यनफे से कहती है कि तुमने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कंपनी का फंड क्यों चुराया, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। यनफे कहती बगैर किसी सबूत के तुम उस पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती। तो रोयन कहती है कि मैंने सबूत हर डिपार्टमेंट के लीडर को ईमेल कर दिया है। सब लोग अपनी ईमेल्स चेक करते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि यनफे ने वाकई में पैसे चुराए हैं। यनफे के देखकर बहुत गुस्सा करते कहती है कि मैं भी सोच रही थी कि तुमने आखिर मुझे दोबारा अपनी कंपनी में इनवाइट क्यों किया है। रोयन इसके सामने सबूत रखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। यनफे जाने से पहले कहती है कि तुमने जो आज मेरे साथ किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर यनफे चली जाती है। अब यनफे ये सारा कुछ कॉल पर गुयनचंग को बता देती है। ये कॉल सुनने के बाद गुयनचंग बहुत खुश हो जाता है, कहने लगता है कि बस अब मुझे यनफे को बरगलाना होगा कि ये रोयन को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद रोयन के पास जो कुछ है वो मेरा हो जाएगा। अब गुयनचंग जब यनफे के घर पर आता है तो ये अपना सामान पैक कर रही होती। गुयनचंग कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा रही हो। तो यनफे कहती कि रोयन मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं जेल जाना नहीं चाहती। गुयनचंग बियर में ड्रग डालकर यनफे के पास ले आता है। अब यनफे ये ड्रिंक पी लेती है और इससे पूछ रही होती कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। गुयनचंग कहता है कि अगर रोयन मेरी लाइफ में ना हो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी जा सकता हूँ। अब बार बार यनफे भी गुयनचंग की कही हुई लाइन ही बोले जा रही होती है। अब यनफे रोयन के घर पर आ जाती है। रोयन यनफे को इस हालत में देखकर डर जाती है। अब यनफे रोयन को मारना शुरू कर देती है। रोयन तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन गलती से यनफे जख्मी हो जाती है और ये सब कुछ गुयनचंग अपने ऑफिस में बैठा देख रहा होता है। यनफे को इस हालत में देखकर रोयन बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप से कह रही होती है कि अब मैं क्या करूंगी। गुयनचंग कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि रोयन मेरी जान यनफे से छुड़वा देगी। गुयनचंग बहुत अच्छे मूड में होता है। ये बाहर आकर वेंचन से कहता है कि आज तुम जल्दी घर जा सकती हो। ये कहकर ये चला जाता है। गुयनचंग के यहाँ से जाते ही वेंचन इसके ऑफिस में आ जाती है। वेंचन भी ये वीडियो देख लेती है। अब गुयनचन घर पर आ जाता है। ये रोयन से कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो कोई और तुम्हें लूटने के लिए आ जाता, कसूर तुम्हारा है। अगर तुम मेरे प्लान के मुताबिक एक्ट करती रहती तो फिर मुझे ये सब ना करना पड़ता। गुयनचंग यनफे से कहने लगता है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मुझे लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी हो कि मेरे हर झूठ पर तुमने यकीन किया। गुयनचंग इस सब को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। अब गुयनचंग अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है लेकिन रोयन और यनफे जिंदा होती हैं। यहाँ पर लिंचिया भी आ जाती। तीनों को यहाँ पर देखकर गुयनचंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रोयन गुयनचंग से कहती है कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो लेकिन मेरी गेम अभी खत्म नहीं हुई थी और तुमने पहले ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। गुयनचंग कहता है कि तो तुम तीनों मुझसे बदला लेने के लिए मिलकर काम कर रही थी। तुम लोगों की एक्टिंग तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। ये कहकर गुयनचंग बहुत गुस्से में इनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को मुझे बेवकूफ बनाकर मजा आ रहा है। तो रोयन कहती है कि हाँ। अब असल में गुयनचंग ने यनफे से जो कुछ भी उसके घर पर कहा होता है वो वेंचन ने सुन लिया होता है, इसलिए वेंचन जल्दी से रोयन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। यनफे रोयन पर हमला करने के लिए इसके घर पर आती है। ये इसको मारने वाली होती है लेकिन इससे पहले यहाँ पर लिंचिया इसको रोकने के लिए आ जाती है। यनफे को रिलैक्स करवाने के लिए लिंचिया इसको एक मेडिसिन खिलाती है। अब यनफे को जब होश आती तो ये हैरान होती है, कहती कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो रोयन इसको बताती है कि गुयनचंग ने तुम्हें एक ड्रग दी थी जिससे आपको हेलुसिनेशंस आते हैं और उस हेलुसिनेशन की हालत में गुयनचंग ने तुम्हें ये हिंट दिया कि तुम मुझे मार दोगी। यनफे कहती कि ऐसा नामुमकिन है, तुम झूठ बोल रही हो। रोयन यनफे को यकीन दिलाने के लिए गुयनचंग की एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो ये कह रहा होता है कि मैं यनफे से जान छुड़वाना चाह रहा हूँ लेकिन ये मेरे साथ रहने के लिए अपने सारे पैसे मुझे देने को तैयार है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद यनफे फिर से बेकाबू हो जाती है, कहती है कि मैं गुयनचंग से जाकर पूछूंगी कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। रोयन यनफे से कहती है कि अगर तुम वाकई में देखना चाहती हो कि गुयनचंग तुमसे प्यार करता है या नहीं तो फिर तुम्हें हमारे साथ एक्टिंग करनी होगी। ये सुनकर यनफे मान जाती है। अब ये दोनों अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। गुयनचंग की ही सीसीटीवी फुटेज देखकर घर पर आया होता है। रोयन गुयनचंग से कहती है कि अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। जो कैमरा तुमने इंस्टॉल किया था वेंचन के पास उसकी फुटेज है जिससे ये साबित हो जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। गुयनचंग ये सुनकर हंसे जा रहा होता तो रोयन इसको कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी पछतावा नहीं हो रहा। तो गुयनचंग कहता है कि मुझे क्यों पछतावा होगा, आखिर मैंने गलत किया ही क्या है। कसूर तो मेरे उन दोस्तों का है जिनके साथ मैं अब्रॉड में कैसीनो चला गया। उस घटिया गैंग की वजह से मेरी मॉम को डिमेंशिया हो गया और तुम जैसी लड़कियों का भी कसूर है जो प्यार के बगैर रह ही नहीं सकती। लिंचिया कहती है कि तुम बहुत ही बेशर्म इंसान हो। गुयनचंग कहने
लगता है कि तुम जैसे लोग कितने खुशकिस्मत हैं जिनके पास पैदा होते ही इतना सब कुछ था, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने भी यही सोच रखा था कि मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल लूंगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर लिंजिया क्विंचन के मुंह पर थप्पड़ मारती है। रोयन कहने लगती है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दोस्तों का कसूर है जो तुम्हें अब्रॉड में कसिनो ले गए, लेकिन अगर तुम्हें जुए की आदत ना होती तो तुम्हें वो कभी भी धोखा ना दे पाते। तुम्हें इस बात से शिकायत है कि इस दुनिया में हर किसी के साथ इंसाफ नहीं होता, लेकिन तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्विंचन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मेरे पास कोई चॉइस थी? मुझे तो इस दुनिया ने कोई मौका ही नहीं दिया। वेंशन यहाँ पर आते हुए कहती है कि तुम्हारे पास मौका था। अब वेंशन यहाँ पर क्विंचन को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि क्विंचन और इसकी बहन की लास्ट कॉल होती है। वेंशन कहती है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस थी। तुम मेरी बहन की सेविंग्स लेने के बाद भी अपने आप को रोक सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने उसको मजीद लोन लेने पर मजबूर किया। वेंशन क्विंचन से कहती है कि तुम इंसान नहीं हो। रोयन रोते हुए क्विंचन से पूछती है कि शिंग्यू कहाँ पर है। क्विंचन रोयन से कहते हैं कि अगर तुम्हें शिंग्यू की इतनी परवाह तो फिर मैं तुम्हें उसके पास लेकर चला चाहता हूँ। कि रोयन को पकड़ लेता है। लिंजिया क्विंचन से कहती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम रोयन को छोड़ दो। क्विंचन रोयन को छोड़कर फौरन यहाँ से भाग जाता है। रोयन चिल्लाते हुए कहती है कि मैं क्विंचन को इस दफा इस तरह से जाने नहीं दे सकती। लिंजिया कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा। अब दिखाया जाता है कि क्विंचन अपनी मॉम के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इसकी मॉम नहीं होती। अब क्विंचन को कोई इसकी मॉम की फोटो भेजता है। क्विंचन किसी नंबर पर कॉल करके कहता है कि तुम मेरी मॉम को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, मैं तुम्हारे पास अभी आ रहा हूँ। अब क्विंचन मिसी के पास आ जाता है, कहने लगता है कि आपने मेरी मॉम को कहाँ छुपा रखा है। मिसी कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे बेटे हो। मिसी अपने आदमी को इशारा करती है और वो क्विंचन की मॉम को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। क्विंचन मिसी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप प्लीज मेरी मॉम को यहाँ से जाने दें। मिसी कहती है कि मेरे सामने ये एक्टिंग मत करो कि तुम्हें अपनी मॉम की बहुत परवाह है। तुम्हारी मॉम की आज जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से ही है। क्विंचन अपने आप से कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि रोयन इतनी चालाक निकलेगी। क्विंचन मिसी से कहता है कि सारी गलती वेन की है, उसी की वजह से लिंजिया की डेथ नहीं हुई। मिसी कहती है कि सारा प्लान फेल हो गया है, इसलिए अब दूसरों को इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। क्विंचन कहता है कि मैंने पैसे कमाने में आपकी इतनी मदद की है, इसीलिए आप प्लीज मेरी मॉम को जाने दें। मिसी कहती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो फिर मुझे कौन छोड़ेगा। क्विंचन मिसी से कहता है कि मेरे पास 50 मिलियन है, मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे मेरी मॉम को छोड़ देंगी तो फिर मैं अपनी मॉम को यहाँ से लेकर गायब हो जाऊंगा। मिसी कहते हैं कि 50 मिलियन तुम्हारी मॉम को छुड़वाने के लिए तो काफी है, लेकिन तुम्हें मरना होगा। अब मिसी क्विंचन की मॉम और इसको साइड पर लेकर आ जाती हैं। अपनी मॉम को इस हालत में देखकर क्विंचन बहुत गुस्सा हो जाता है। ये तीनों भी क्विंचन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती हैं। मिसी मर चुकी होती है, लेकिन क्विंचन अभी भी जिंदा होता है। रोयन अभी भी क्विंचन से यही पूछ रही होती है कि शिंग्यू कहाँ पर है। लिंजिया कहती है कि हमने पुलिस को कॉल कर दी है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमें बता दो कि शिंग्यू कहाँ पर है। क्विंचन कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि शिंग्यू कहाँ पर है। जहाँ पर मैं लेटा हुआ हूँ उसी के नीचे शिंग्यू दफन है। ये सुनकर रोयन को बहुत बड़ा शौक लगता है, ये रोना शुरू कर देती है। रोयन रोते हुए कहती है कि क्विंचन मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। क्विंचन कहता है कि पहले मैं सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, इसलिए तुम लोग भी मुझे यहीं पर दफन कर दो। अब क्विंचन की मॉम को भी होश आ जाता है। क्विंचन को अपनी मॉम की आवाज सुनकर खुशी होती है कि वो अभी जिंदा हैं। क्विंचन अपनी बहन से कह रही होती है कि आज मैंने फाइनली तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। लिंजिया रोयन से कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हम अब सिर्फ यही कर सकते हैं कि सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाएं। रोयन लिंजिया से कहती है कि शिंग्यू ने मुझे मैसेज भेजा था WAN, मुझे उसका मतलब नहीं मालूम। लिंजिया कहती है कि शायद वो ओपिनियन की मदद से आई लव यू लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ये मैसेज पूरा करने का मौका नहीं मिला। रोयन ये सुनकर रोई जा रही होती। लिंजिया रोयन को हक करती है। रोयन लिंजिया से कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास तुम हो। रोयन अब रिलैक्स हो चुकी होती है। ये लिंजिया और विंचन से पूछती है कि अब तुम लोगों का आगे का क्या प्लान है। लिंजिया कहती है कि मैंने और विंचन ने फैसला कर लिया है कि हम इसकी बहन की नूडल शॉप को दोबारा से खोलेंगे। ये सुनकर रोयन को इन दोनों के लिए खुशी होती है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि इन तीनों ने यहाँ पर पुलिस को कॉल करके बुला लिया होता है। पुलिस क्विंचन मिसी और उनके गैंग को गिरफ्तार करके ले जाती है और इन्होंने जो सबूत इकट्ठे किए होते हैं उसकी मदद से पुलिस ये फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन भी बंद करवा देती है। अब येन फिर रोयन को मिलने के लिए बुलाती है। येन फिर रोयन से कहती है कि जब मैं तुम्हें और क्विंचन को साथ में देखा करती थी तो मुझे बस यही ख्याल आता था कि प्यार के साथ साथ मैंने अपनी दोस्त को भी खो दिया है। तुम दोनों को साथ देखकर मुझे जलन होने लगी। मुझे लगता था कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मेरा था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। रोयन कहती है कि मैं जानती हूँ। येन फिर कहती है कि शायद मैंने ये सब कहने में बहुत देर कर दी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस डिजर्व
एक्सेप्ट नहीं करती। ये रोयन से कहती है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाली हूँ। ये कहकर येनफे जाने वाली होती है, लेकिन रोयन इसको रोककर कहती है कि मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। ये कहकर रोयन येनफे को हक करती है और येनफे रोते हुए रोयन से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो। वेंचन अपनी बहन से कह रही होती है कि फाइनली वो सब धोखेबाज पकड़े गए हैं, अब कोई और लड़की इस गैंग का निशाना नहीं बनेगी। गोएनचंग और उसके गैंग को सजाए मौत सुनाई गई होती है और येनफे ने रोयन की कंपनी के जो फंड चुराए होते हैं उसके लिए उसको 3 साल की कैद होती है। अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रोयन लिंचिया के साथ कुछ पंफलेट्स बांट रही होती है और ये पंफलेट रोमांस स्कैम के एक इवेंट के बारे में होते हैं। इस इवेंट में रोयन सबको बताती है कि आजकल सोशल मीडिया की मदद से बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग हमारे साथ स्कैम भी करते हैं और ये स्कैम हमारे साथ तब होता है जब हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। ये लोग हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं, हमसे बात करते हैं, ऐसा करके वो लोग हमें इमोशनली कंट्रोल करने लग जाते हैं। लिंचा कहने लगती है कि आपको जानने के बाद इन्हें मालूम होता है कि कब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स करना है, या आपको सोचने का मौका भी नहीं देते और आपसे इन्वेस्टमेंट के पैसे निकलवा लेते हैं। रोहन कहती है कि इसलिए हमें अवेयर रहना चाहिए कि जो लोग हमसे वाकई में प्यार करते होंगे वो हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत करने के लिए कहेंगे। सिर्फ स्कैमर्स ही आपको ये मशवरा दे सकते हैं कि आप लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं। रोहन कहती है कि हम लोग खुद ये सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी इस तरह के स्कैमर्स का निशाना बने। इस इवेंट के बाद ये तीनों बाहर आ जाती हैं और यहाँ पर रोहन की बेटी को दिखाया जाता है। लिंचा कहती है कि ये कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिली से मिलने के लिए एक पिगी हेड वाला आदमी आता है, जिसको देखकर ये तीनों चौंक जाती हैं। इसी मोमेंट पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।